अच्छा, लास्ट क्लास में हमने रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाना सीखा था यूजिंग वीट। ठीक है। और फोल्डर स्ट्रक्चर समझा था थोड़ा सा। आज थोड़ा सा उसका रिवीजन भी कर लेंगे और थोड़ा सा आगे कंपोनेंट को एक्सप्लोर करेंगे कि जो कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर रिएक्ट फॉलो करता है बेसिकली है क्या, इसके क्या फायदे हैं। ठीक है। तो दोबारा से हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि रिएक्ट का ऐप बनाते कैसे हैं। रिएक्ट का ऐप बनाने के लिए आप किसी भी डायरेक्टरी में आ सकते हो, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल डायरेक्टरी इसके लिए मौजूद है। ठीक है। तो यहाँ पर आके किसी भी फोल्डर में आके आपने एड्रेस बार में सीएमडी टाइप करोगे। क्या क्या टाइप करोगे? सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट, और अपना कमांड प्रॉम्प्ट आप यहाँ पर ओपन कर लोगे। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद आप यहाँ रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाने के लिए कमांड लिखोगे। क्या कमांड लिखोगे? एनपीएम भाई नोड पैकेज मैनेजर आओ और क्या करो, क्रिएट करो एक वीट का ऐप। क्या क्रिएट करो? एक वीट का ऐप। और कौन सा? @लेटेस्ट वाला। ठीक है। अब ये कमांड टाइप करने के बाद वीट जो है वो कन्फिग होगी, और उसके बाद आपसे आपके प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा कि आप क्या रखना चाहते हो, मतलब आपके प्रोजेक्ट के फोल्डर का नाम क्या होगा। ठीक है। मैंने यहाँ पर कर दिया कि माई ऐप। क्या कर दिया मैंने? माई ऐप नाम से मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया। एंटर किया। पैकेज नेम आप यही रख दो, माई ऐप, जो ये दिखा रहा है आपको फर्क नहीं पड़ता है इससे। एंटर किया। फिर आपने फ्रेमवर्क सेलेक्ट करना है, हम कौन सा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। रिएक्ट का। मैंने रिएक्ट चूज किया और जावास्क्रिप्ट। तो मेरे पास यहाँ पर वीट का प्रोजेक्ट बन चुका है। ये करने के बाद मैंने इसे कर दिया क्लोज। मेरा माई ऐप का मैंने फोल्डर ओपन किया और इसे वीएस कोड में क्या कर लेंगे हम, ओपन कर लेंगे। वीएस कोड में ओपन करने के बाद सबसे पहला काम है नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना। यानी कि जो पैकेजेस इस ऐप को रन करने के लिए दरकार है उन्हें इंस्टॉल करना, और वो कौन करके देगा? नोड पैकेज मैनेजर इंस्टॉल करके देगा। ऐसे ही है रयान? ठीक है। तो उसके लिए हमने खोल लेना है यहाँ पर टर्मिनल। क्या खोलेंगे? एक नया टर्मिनल। नया टर्मिनल खोलने के बाद किस तरह से हम पैकेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं, अब देखो यहाँ पर जो तुम्हारा अलग केस है। अब यहाँ बाय डिफॉल्ट खुल रहा है गिट बैश, जो गिट का टर्मिनल है। यहाँ से तुमने एरो पे क्लिक करना है और यहाँ से तुमने चूज करना है सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट। क्या चूज करोगे? तुम्हारा बाय डिफॉल्ट पावर शेल आ रहा होगा या गिट बैश आ रहा होगा। ठीक है। यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आके हम लिखेंगे नोड पैकेज मैनेजर भैया आप कर दो इंस्टॉल। अच्छा, इंस्टॉल की जगह ना आप सिर्फ आई भी लिख सकते हो। आई का क्या मतलब होता है? इंस्टॉल। ये शॉर्ट फॉर्म है एनपीएम आई, यानी एनपीएम इंस्टॉल। एंटर किया तो आपके पास नोड पैकेजेस डाउनलोड होंगे जो इस ऐप को रन करने में या इसकी कॉन्फ़िगरेशन में यूज होंगे। वो पैकेजेस मेरा नोड पैकेज मैनेजर डाउनलोड कर देगा। ये इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है, तो इंटरनेट आपका अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास नोड के पैकेजेस हो चुके हैं डाउनलोड। अब मैं अपनी जो ऐप है उसे रन कर सकता हूँ एक लोकल सर्वर के ऊपर। ठीक है। किसी ना किसी पोर्ट पे जो ये मुझे खुद जनरेट करके देगा, और यूजिंग स्क्रिप्ट, रन स्क्रिप्ट, जो कि मेरे पास क्या है, डेफ की स्क्रिप्ट है। कौन सी स्क्रिप्ट है? मैं बोलूंगा भाई नोड पैकेज मैनेजर भैया आओ और रन करो किसे, डेफ की स्क्रिप्ट को। डेफ की स्क्रिप्ट को रन करने का मतलब है मैं किसे रन कर रहा हूँ? ऐप को रन कर रहा हूँ अपनी। किसको? रिएक्ट की ऐप को। एंटर किया तो आपके पास देखो आपकी रिएक्ट की ऐप लोकल पे रन हो चुकी है 5173 पोर्ट के ऊपर। यहाँ पर मैंने कंट्रोल प्लस क्लिक किया तो आपके पास रिएक्ट की ऐप हो चुकी है यहाँ पर लाइव। अब देखो ये जितना कंटेंट आपको बाय डिफॉल्ट नजर आ रहा है जो आपको वीट बना के देता है पहले से। ठीक है। जिसमें ये वीट का लोगो, ये रिएक्ट का लोगो है, वीट प्लस रिएक्ट की हेडिंग आ रही है, एक बटन है जिस पे क्लिक करता हूँ तो काउंट लोड हो रहा है। उसके बाद ये मुझे कह रहा है एडिट करो सोर्स के अंदर app.jsx। जिन्होंने लास्ट क्लास लिया उनको पता है कि इसको एडिट करने से क्या होगा, यहाँ पर चेंजेस अपेयर होने लगेंगे। ठीक है। तो चलते हैं जरा हम पब्लिक के अंदर हम क्या रखेंगे, जो हमारी स्टैटिक फाइल्स होती है, इमेजेस वगैरह रख ली, वीडियो ऑडियोज, जितना कुछ हो, और जितना सोर्स कोड होगा, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, मेरे कंपोनेंट्स, मेरे पेजेस का कोड, हर चीज वो मैं किस में रख लूंगा? सोर्स के फोल्डर में। ठीक है। तो सोर्स के अंदर रखने का ये फायदा होता है कि जब आप इसकी बिल्ड निकालोगे इस ऐप की, क्या निकालोगे? बिल्ड निकालोगे इसको होस्ट करने के लिए कहीं पर, नेटलिफाई पर, वर्सेल पर, कहीं पर भी, तो आपके पास सोर्स कोड बिल्ड में नहीं जाता। क्या नहीं जाता? सोर्स कोड, यानी कि जो फाइल्स app.jsx की, app.css की, ये बिल्ड में नहीं जाती, जिससे मेरा सोर्स कोड सिक्योर भी रहता है। क्या रहता है? सिक्योर भी। अच्छा, रिएक्ट का सिर्फ एक ड्रॉबैक है। रिएक्ट बहुत बहुत अच्छी है, लेकिन सिर्फ रिएक्ट का एक ड्रॉबैक है कि इसके अंदर आपके लिए एसईओ करना ना, मतलब इम्पॉसिबल के बराबर है। इसमें एसईओ करना इम्पॉसिबल के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर एक ही एचटीएमएल की फाइल है। ठीक है। और जेएसएक्स में एसईओ करना मुश्किल होता है। तो बस ये एक रिएक्ट का ड्रॉबैक है, अदरवाइज रिएक्ट बहुत अच्छी लाइब्रेरी है।
जब भी रिएक्ट को छोड़ के अब सब नेक्स्ट जेएस पे शिफ्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तो आप लोगों ने यही सीखनी है, क्योंकि रिएक्ट आएगी जब भी आप नेक्स्ट जेएस पे स्विच कर सकते हो। नेक्स्ट जेएस पे तो खैर वो स्विच कर सकता है जिससे पूरा मर्ज स्टैक आता है, जिसको मोंगोडीबी भी आता है, एक्सप्रेस भी आता है, नोड भी आता है और रिएक्ट भी आती है। ठीक है, अब यह ऐप मेरे पास रन हो चुकी है, मुझे कह रहा था कि सर आप जाओ ऐप डॉट जे6 में और उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करो, एडिट करो उसे, और यहाँ पर आके आप चेंजेस उसे देख सकते हो। अब देखो, ये लगा हुआ आपके पास एक एंकर जिसके अंदर एक इमेज का टैग लगा हुआ है और उसमें वीट लोगो लगा हुआ है। अब यहाँ पर जैसे हम अपने कंपोनेंट्स यानी अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को फंक्शंस के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, किस तरह कर रहे होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जिसे हम मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट कहते हैं। और हम सीएसएस को भी क्या कर रहे होते हैं, इंपोर्ट कर रहे होते हैं, ना कि हम लिंक का टैग लगा रहे होते हैं। बात समझ आ रही है, ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। इसी तरह हम अपनी इमेजेस को भी इंपोर्ट करते हैं। इमेजेस भी डायरेक्ट आप नहीं लगा सकते हो, लेकिन ये प्रोफेशनल वे नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इमेजेस को इंपोर्ट करना होता है। देखो इसका पाथ है वीट डॉट एसवीजी जो रखा हुआ है आपके पास पब्लिक में, कहाँ रखा हुआ है, पब्लिक में। वीट डॉट एसवीजी को इंपोर्ट करो और उसका नाम इसने क्या रख दिया, वीट लोगो। समझो एक वीट लोगो एक वेरिएबल है जिसमें उसने वीट डॉट एसवीजी को स्टोर कर दिया। क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। ठीक है, और उसने सोर्स के अंदर देखो इस तरह से वेट लोगो लगा दिया। अब देखो आपको पता है कि फंक्शन ऐप जो है वो रिटर्न करता है जेएसएक्स। क्या रिटर्न करता है, जेएसएक्स, यानी कि एचटीएमएल रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, सिंपल एचटीएमएल। मैंने आपको बताया जेएसएक्स एक ऐसी एक्सटेंशन है जिसमें आप जावास्क्रिप्ट के अंदर एचटीएमएल लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, जावास्क्रिप्ट के अंदर एचटीएमएल। लेकिन अगर आपको एचटीएमएल में जावास्क्रिप्ट लिखनी हो तो आप एचटीएमएल में सिर्फ और सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स लगाओगे। क्या लगाओगे, जिसने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, जिसने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है उसे पता है कि हम लोग जावास्क्रिप्ट में एचटीएमएल को लिखने के लिए यूज करते हैं प्रॉपर्टीज, इनर एचटीएमएल, इनर टेक्स्ट, इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। किन प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, इनर एचटीएमएल, इनर टेक्स्ट, क्योंकि हम डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट में एचटीएमएल नहीं लिख सकते। अब वो जो हम इनर एचटीएमएल यूज करते हैं, अगर उस इनर एचटीएमएल के अंदर हमें जावास्क्रिप्ट लिखनी होती है तो हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसको कहते हैं बैकटिक्स का कॉन्सेप्ट, टेम्पलेट लिटरल्स का। कौन सा, टेम्पलेट लिटरल्स का, जो कि आपके पास ये बैकटिक्स होते हैं। इन बैकटिक्स के अंदर आप HTML भी लिख सकते हो, और अगर आपको जावास्क्रिप्ट लिखनी होगी तो आप क्या करोगे, इन बैकटिक्स के अंदर डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स लगाओगे, इसके बीच में आप जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हो। जबकि आप जो स्ट्रिंग्स होते हैं उनके बीच में नहीं लिख सकते, जो डबल कोट्स आपके सिंपल होते हैं। बात समझ आ रही है, ये टेम्पलेट लिटरल्स कहलाते हैं। अब हमें क्या करना पड़ता है, बैकटिक्स का यूज भी करना पड़ता है, फिर हमें कर्ली ब्रैकेट भी यूज करने पड़ते हैं, लेकिन JS6 ने आपकी जिंदगी को बना दिया और आसान। JS6 कहता है आपको HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखनी है, बस कर्ली ब्रैकेट खोलो और शुरू हो जाओ। देखो वीट लोगो एक वेरिएबल टाइप था, और उस देखो एचटीएमएल में लिखा हुआ है सोर्स के आगे कर्ली ब्रैकेट्स लगाए और वीट लोगो कहाँ पास कर दिया, कहाँ पास कर दिया, सोर्स में। कहाँ पास कर दिया, सोर्स में। अब देखो सोर्स में आपके पास क्या है, वीट लोगो में रखा हुआ है वीट डॉट एसवीजी, यानी इनडायरेक्टली यहाँ क्या लिखा हुआ है, वीट डॉट एसवीजी, तो उसने सोर्स क्या बराबर कर दी, वीट डॉट एसवीजी के बराबर कर दी। ठीक है, तो ये आपके पास ऐप का कंपोनेंट है, जो ये आपके पास सामने आपको नजर आ रहा है ना, ये चीजें इसमें रखी हुई, जैसे वीट का लोगो लगा हुआ है, ये रिएक्ट का लोगो ये लगा हुआ, ये नजर आ रहा है आपको। ठीक है, फिर आपके पास देखो एक हेडिंग लगी हुई वीट प्लस रिएक्ट की, ये नजर आ रही है आपको, आ रही है। यहाँ पर देखो अगर मैं लिख दूं यहाँ पर एपटेक, या मैं यहाँ लिख दूं टेकवेस, तो यहाँ देखो आपके पास चेंज हो गया विदाउट रिफ्रेश। देखो, ठीक है, इस तरह से आप इसमें चेंजेस करके काम कर सकते हो। देखो एक बटन बना हुआ है, ये रहा ये बटन। ठीक है, मेरे क्या एडिट का वो लगा हुआ है भाई, एडिट करो सोर्स को, ये सारी चीजें लगी हुई। अगर सर मैं ये सारी चीजें हटा दूं, मैं ये भी हटा दूं, इस क्या लिखा हुआ है सर हमें पता ही नहीं है, बिबिल्ला फजूल के अंदर इतनी लंबी करी हुई है, अब ये तीनों चीजें यूज नहीं हो रही, ये डार्क हो गई, इसका मतलब ये यूज, तो मैं इनकी इंपोर्ट भी क्या करूंगा, हटा दूंगा। क्या करूंगा, इंपोर्ट भी हटा दूंगा। अब देखो रिटर्न आपको एरर दे रहा है। मैंने आपको बताया था कि आप हमेशा फाइल के अंदर क्या बनाओगे, एक फंक्शन बनाओगे। क्या बनाओगे, एक फंक्शन बनाओगे जिसका आप कुछ ना कुछ नाम रखोगे, और उसके अंदर आप HTML को लिख सकते हो यूजिंग रिटर्न फंक्शन, यूजिंग, इसके बाहर नहीं लिख सकते। ठीक है, यानी कि अगर मैं डायरेक्टली बात करूं, इसमें कमेंट लगा देता हूं, आपका JS6 जितना भी होगा वो यहाँ जाएगा। JS6 से मुराद है HTML और जावास्क्रिप्ट का जो मिक्सचर होगा, वो कहाँ जाएगा, रिटर्न में। कहाँ जाएगा, रिटर्न में। और आपका जितना भी जावास्क्रिप्ट का कोड होगा, भाई फॉर एग्जांपल मुझे कोई लॉजिक लिखनी है जावास्क्रिप्ट की, जो मैं चाहता हूँ JS6 में नहीं लिखना चाहता, मैं कोई वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, मैं JS6 में नहीं बनाना चाहता, आप बना भी नहीं सकते। JS6 के कुछ रूल्स होते हैं, JS6 में आप डायरेक्टली वेरिएबल नहीं बना सकते। तो सर हम जो अपना जावास्क्रिप्ट का कोड होगा, कोई वेरिएबल बनाना है, कोई लूप लगाना है, कोई मेथड लगाना है, हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, कोई एरे बनाना है, तो वो मैं कहाँ बनाऊंगा, वो मैं बनाऊंगा
ऐप का कर्ली ब्रैकेट शुरू होने के बाद रिटर्न फंक्शन के बीच में यहाँ पर मैं अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकता हूँ। ठीक है, जावास्क्रिप्ट गोज है। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे बनता है? वार लेट या कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज करके कोई कीवर्ड का नाम रखा और असाइनमेंट ऑपरेटर से उसे कोई वैल्यू असाइन कर दी। ऐसा ही है। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ जावास्क्रिप्ट गोज हियर, तो क्या यहाँ मैं वेरिएबल बना सकता हूँ? मैंने कहा लेट नेम, नेम मैंने कर दिया, सही है, बन गया वेरिएबल। कोई एरर आ रहा है? नहीं आ रहा। अब रिटर्न में मैं एक H1 लगाना चाहता हूँ। क्या लगाना चाहता हूँ? एक H1। मैंने यहाँ पर एक H1 लगाया, एक J6 लिख दिया, अब एरर चला गया क्योंकि वो कहता है एटलीस्ट एक एलिमेंट मौजूद होना चाहिए। हाँ, समझ आ रही है? इसलिए वो रिटर्न आपको एरर दे रहा था। अब H1 के अंदर मुझे यहाँ लिखना है तैयब, लेकिन तैयब रखा हुआ एक वेरिएबल जिसका नाम क्या है? नेम। नेम पार्ट है जावास्क्रिप्ट का, और ये क्या है? HTML है। अब इस HTML यानी J6 के अंदर अगर आपको जावास्क्रिप्ट पास करनी हो, क्या करनी हो? J6 है। अब मैं कह रहा हूँ H1 के बीच में नेम के अंदर जो लिखा हुआ है वो प्रिंट हो। अब जावास्क्रिप्ट में तो मैं सिंपल कंसोल डॉट लगाऊं, लॉग लगाऊं और नेम लिख दूं। बात समझ आ रही है? लेकिन इसमें कैसे लिखूंगा? इसमें आप यूज करोगे, आप जहां नाम है ना उसको रेरेस करोगे, और सिंपल यहाँ आप कर्ली ब्रैकेट्स यूज करोगे। क्या लगाओगे? कर्ली ब्रैकेट, और मैं क्या प्रिंट कराना चाहता हूँ? नेम। मैं लिख दूंगा नेम का वेरिएबल। अब क्या प्रिंट होगा H1 में? नेम प्रिंट होगा। आओ चेक करते हैं। प्रिंट हो गया। देख लो कितनी जिंदगी आसान है। कोई ना HTML नहीं, कोड, कोई एड इवन लिस्टर नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं, कुछ नहीं है। जबकि अगर ये मैं प्योर जावास्क्रिप्ट से करता तो मैं इस H1 को एक आईडी देता, फिर इस H1 को गेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करता, फिर उसकी इनर HTML में तैयब का वेरिएबल पास करता, लंबी होती। रिएक्ट ने काम देखो कितना आसान कर दिया। वेरिएबल बनाया, HTML में कर्ली ब्रैकेट लगा, वेरिएबल पास कर दिया, प्रिंट हो गया। बात समझ आ रही है? ये होता है J6 का सिंटेक्स, जो आपकी जिंदगी को आसान बना देता है। ठीक है, अब वेरिएबल आप J6 में नहीं बना सकते डायरेक्ट। J6 से क्या मुराद है? HTML जो आप देख रहे हो, इसको J6 कहते हैं। क्या कहते हैं? J6 कहते हैं। ठीक है, अब ये आपने बनाई, ये जो पूरी चीजें ना, ये आपने बनाए एक कंपोनेंट। क्या बनाया? एक कंपोनेंट। अब आते हैं कंपोनेंट के ऊपर। सर कंपोनेंट क्या है, क्या चीज है? ये जो app.j6 बना हुआ है, जो main.j6 बना हुआ है, ये भी कंपोनेंट्स है। ये किस तरह से कंपोनेंट है, ये समझते हैं। कंपोनेंट कहते हैं एक पीस ऑफ यूआई को। किसे कहते हैं? एक पीस ऑफ यूआई को। अब पीस ऑफ यूआई क्या होता है? आप एक वेब डिजाइन करते हो, आपने एक पूरा पेज डिजाइन किया, होम पेज। उस होम पेज में आपने नैप बार भी लगाया, आपने बैनर भी लगाया, आपने स्लाइडर भी लगाया, आपने कार्ड्स भी बनाए, आपने फुटर भी लगाया, आपने एक हेडर सेक्शन भी लगाया। तो ये जो आपके पास छोटे छोटे पीस है ना, जिनको मिलाकर जोड़कर आप एक सिंगल पेज बनाते हो, ये जो छोटे छोटे पीसेस हैं यूआई के, जैसे नैप बार एक पीस है, आपके होम पेज का एक पीस है, फुटर, ये कहलाते हैं कंपोनेंट्स। पीस ऑफ यूआई क्या कहलाता है? कंपोनेंट्स। ठीक है। और रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट आपके पास दो तरीके से आप बना सकते हो। किस तरह से बना सकते हो? दो तरीके से। एक होता है आपके पास क्लास बेस्ड कंपोनेंट। कौन सा होता है? क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स, जो कि अब यूज नहीं होते, रिएक्ट भी से डेप्रिकेट करता है। ठीक है। उसके बाद आपके पास होते हैं फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट्स। कौन से होते हैं? फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट्स। रिएक्ट में जो कंपोनेंट, कोई भी अगर आपको कंपोनेंट कहता है, क्या कहता है भाई कंपोनेंट क्या होता है बताओ? बोलो भाई, रिएक्ट में कंपोनेंट एक फंक्शन होता है। क्या होता है? रिएक्ट में इन फंक्शंस को कहते हैं कंपोनेंट्स। क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स। बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा थ्योरेटिकल डेफिनेशन यहाँ पर देख लेते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट्स या कंपोनेंट सर्च करते हैं। देखो, इन रिएक्ट कंपोनेंट्स आर रियूजेबल इंडिपेंडेंट कोड ऑफ ब्लॉक्स। मतलब आपके पास, ये फंक्शंस की बात हो रही है, फंक्शंस भी क्या होते हैं? रियूजेबल होते हैं, रियूजेबल कोड ऑफ ब्लॉक होते हैं। आप कोई कोड ऑफ ब्लॉक लिखते हो और उसे रियूजेबल बनाने के लिए उसे क्या बना देते हो? उसका एक फंक्शन बना देते हो। इसी तरह रिएक्ट में अगर आपको अपनी यूआई को रियूजेबल बनाना है, क्या बनाना है? यूआई को। भाई फॉर एग्जांपल एक मिसाल लेते हैं। जब आप एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाते हो, फुल स्टैक की बात कर रहा हूं, जैसे कोई ई कॉमर्स है। अब ई कॉमर्स में दो साइड होती है, एक यूजर साइड होती है जो यूजर को नजर आती है, जहां वो प्रोडक्ट को बाय करने आता है। एक एडमिन साइड होती है। सो फॉर एग्जांपल amazon.com की मिसाल लें। amazon.com, हम नॉर्मल यूजर्स हैं किसके? amazon.com के। अब amazon.com पे हमें जाते हैं, हम सर्च कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं, उसे ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन जो एडमिन साइड होगी, जो amazon के हेडक्वार्टर्स में उसके इंजीनियर्स बैठे हैं या जो सेल्स पे बंदे बैठे हैं, वो क्या कर सकते हैं? उन प्रोडक्ट्स को मैनेज भी कर सकते हैं। वो चाहे तो अमेजोन से कोई प्रोडक्ट डिलीट कर सकते हैं, वो चाहे तो कोई प्रोडक्ट अपनी मर्जी से लिस्ट भी कर सकते हैं। जबकि ये मैं नहीं कर सकता जब तक मैं सेलर अकाउंट ना बनाऊं। नॉर्मल यूजर ये बात नहीं कर सकता।
एक होती है एडमिन साइड, एक होती है। अब देखो, क्या आपको लगता है कि जो नैव बार यूजर को दिखाया जा रहा है वही नैव बार यूजर साइड पे होगा? नहीं होगा। है तो नैव बार ही, दोनों के पास नैव बार ही दिख रहा है, लेकिन क्या होंगे उनके अंदर लिंक्स अलग अलग होंगे। क्या होंगे? एडमिन साइड पे जो नैव बार के अंदर लिंक्स होंगे वो कुछ और होंगे एडमिन की रोल्स को मैनेज करने के लिए, और जो यूजर साइड पे होंगे, यूजर में होगा भाई प्रोडक्ट्स का होगा, सर्विसेज का होगा, कॉन्टेक्ट का होगा, इस तरह के लिंक्स होंगे। है दोनों नैव बार। लेकिन अगर आप इस तरह से डायरेक्टली बनाओ नॉन टेक्निकल तौर पर, तो आप एडमिन के लिए अलग नैव बार क्रिएट करोगे और यूजर के लिए अलग नैव बार क्रिएट करोगे। ऐसा ही है, दोनों का HTML कोड भी अलग होगा, दोनों की CSS भी अलग होगी। अगर मैं कहता हूँ एक ही नैव बार बना के आप दोनों में अलग अलग लिंक्स दिखा सकते हो, मजा नहीं आ जाएगा? मैं एक ही दफा नैव बार का कोड लिखूंगा, लेकिन मैं एडमिन को अलग लिंक्स दिखा सकता हूँ उस नैव बार में और यूजर को अलग। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस कंपोनेंट को रीयूज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैंने रीयूज किया, उसके लिए कुछ और रीयूज किया और इसके लिए कुछ और, यूजर को अलग लिंक्स दिखाया उस नैव बार में और एडमिन को। लेकिन HTML का कोड कितनी बार लिखा? एक बार लिखा, दो बार नहीं बनाया। ठीक है। तो आपके पास जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, नैव बार हो गया, फुटर हो गया, स्लाइडर हो गया, हेडर, आप इनको रिएक्ट के अंदर रीयूज भी कर सकते हो अलग अलग डेटा के साथ भी। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हो एडमिन को लोगो कुछ और दिखे नैव बार में और यूजर को कुछ और दिखे, बड़ा आसान है। आपको कुछ नहीं करना, बस लोगो रखना होगा आपको एक्स्ट्रा, और अब आप कंडीशन से लगा सकते हो या प्रॉप से पास कर सकते हो, वो कॉन्सेप्ट भी आएगा। तो मैं बेसिकली समझा रहा हूँ कि कंपोनेंट्स की अहमियत क्या है। रिएक्ट आपका कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर फॉलो करता है। कौन सा आर्किटेक्चर फॉलो करता है? कंपोनेंट बेस्ड, जिसमें आप जो आपकी UI होती है ना, इनके टुकड़े अलग अलग बनाते हो। नैप बार का एक टुकड़ा आप अलग बना के रख लोगे, फुटर का एक टुकड़ा अलग बना के रख लोगे। हम जो नॉर्मली कर रहे होते हैं, हम एक ही index.html का पेज बनाते हैं, उसके अंदर नैप बार भी उसी में रख रहे होते हैं, कार्ड भी उसी में रख रहे होते हैं, बटन भी उसी में रख रहे होते हैं। बात समझ आ रही है? तो इसका हम क्या करते हैं, हर जो आपके पास UI का कंपोनेंट है उसका एक फंक्शन बना देते हैं अलग से। क्या कर देते हैं? फंक्शन। मैं नैपबार का एक फंक्शन बनाऊंगा, एक फाइल बनाऊंगा, उसके अंदर नैपबार का एक फंक्शन बनाऊंगा, उसमें नैपबार का कोड रख दूंगा। एक अलग से JSX की फाइल बनाऊंगा फुटर की, उसमें फुटर का कोड रख दूंगा, और उसको मैं जहां चाहूँ यूज कर सकता हूँ। अब देखो क्या कह रहा है, इंडिपेंडेंट कोड ऑफ ब्लॉक्स, अ फंक्शन और अ क्लास। यानी कि दो टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं, फंक्शन से बना सकते हो और क्लास है। क्लास बेस अभी हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि रिएक्ट की वेबसाइट पे जाओगे ना, वो भी प्रेफर करते हैं फंक्शनल को, क्योंकि फंक्शनल लाइट वेट होते हैं, इजी टू राइट होते हैं, इजी टू रीड होते हैं, और उनको हैंडल करना भी आसान होता है। जबकि क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स थोड़े से ट्रिकी होते हैं, मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर फिर दिस का कीवर्ड आ जाता है, बहुत सारे मसले होते हैं उसके अंदर, फिर माउंटिंग भी आपको खुद करनी पड़ती है, वगैरह वगैरह। दैट डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द UI। रिएक्ट का कंपोनेंट क्या होता है? आपके UI के स्ट्रक्चर को और उसके बिहेवियर को डिफाइन करता है। ठीक है। दे एक्सेप्ट इनपुट्स, प्रॉप्स और प्रॉपर्टीज। सर अब ये क्या कर रहा है, इसको छोड़ दो। एंड रिटर्न एलिमेंट्स, रिटर्न एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या होता है? HTML एलिमेंट्स, H1 हो गया, नैव का टैग हो गया। ये क्या करते हैं कंपोनेंट्स? आपको रिटर्न करते हैं JSX एलिमेंट से। क्या मुराद है यहाँ? JSX यानी HTML रिटर्न करते हैं। क्या रिटर्न करते हैं? यानी HTML और जावास्क्रिप्ट का मिक्सचर रिटर्न करते हैं। दैट डिस्क्राइब व्हाट शुड अपीयर ऑन द स्क्रीन। ठीक है। अब यहाँ देखो की कॉन्सेप्ट्स, ईच कंपोनेंट हैंडल्स इट्स ओन लॉजिक और UI रेंडरिंग। यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई कार्ड को बना रहा हूं तो मेरा नेप बार खराब हो जाएगा। अक्सर आपने ये भी देखा होगा, आप आप लोग जब फर्स्ट सेमेस्टर का प्रोजेक्ट बना रहे थे, आपने कार्ड को छेड़ा, आपका कोई और ही चीज खराब हो गई, कुछ और ही हो गया, पूरे वेबसाइट ही हिल गई। तो ये चीजें भी इससे आप हैंडल कर सकते हो, क्योंकि हर पीस ऑफ UI नैप बार एक अलग फाइल में रखा होगा, फुटर अलग फाइल में रखा होगा, तो एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट करेंगे ही नहीं। बात समझ आ रही है? फिर आगे आपके पास कंपोनेंट्स कैन बी रीयूज थ्रू आउट द ऐप फॉर कंसिस्टेंसी। इसके अंदर कंसिस्टेंसी बहुत होती है। कंपोनेंट्स एक्सेप्ट्स इनपुट्स, इसको छोड़ दो। ओनली द चेंज कंपोनेंट, इसको भी छोड़ दो। ठीक है। अब देखो इन्होंने बताया कि कंपोनेंट बनता कैसे, एक फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट। फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट क्या होता है? ये जो आप फाइल बनाते हो, यही आपके पास कंपोनेंट है। क्या है? ये जो आपने फंक्शन बनाया, ये आपके पास कंपोनेंट है। अब देखो, इन्होंने apps.jsx की फाइल बनाई हुई है। app.jsx का जो फंक्शन है, इसे इन्होंने कहाँ रेंडर किया था? main.jsx पे। कहाँ रेंडर किया हुआ है? main.jsx के अंदर। और ये कहाँ रेंडर हो रहा है? div root पे। ये लास्ट क्लास में मैंने डिटेल में पढ़ाया था। ठीक है। ये ऐप कंपोनेंट कहाँ रेंडर हो रहा है? div root में, जो कहाँ रखी हुई है? आपकी HTML फाइल में रखा हुआ है div root। यानी कि इन दी एंड आपका हर एक चीज इसी div root के अंदर आके प्रिंट होगा या रेंडर होगा। बात समझ आ रही? कुछ भी बना लूं, XYZ कितने ही पेजेस बना लूं, वो इसी एक HTML फाइल के इस div ID रूट के अंदर आके प्रिंट होंगे या रेंडर होंगे। ठीक है। अब देखो, यहां पर मैंने एक ऐप कंपोनेंट बनाया था। ये क्या है? इनको हम नॉर्मल फंक्शंस नहीं कहते, इन्हें क्या कहते हैं?
कंपोनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंने एक फंक्शन बनाया, अभी देखा ना भाई, आपके पास कंपोनेंट क्या होता है? अ फंक्शन और अ क्लास, इसे हम क्या कहते हैं? कंपोनेंट कहते हैं। यानी कि ये क्या है? एक ऐप कंपोनेंट है। इसका नाम क्या है कंपोनेंट का? ऐप। ये ऐप कंपोनेंट क्या करता है? ये ऐप कंपोनेंट क्या करता है? एक वेरिएबल बनाता है जिसका नाम क्या है? सही है, वेरिएबल का नाम क्या है? नेम। ठीक है। और फिर मुझे रिटर्न करता है, मुझे वापस देता है। रिटर्न पढ़ा था ना, बदले में वापस क्या देता है? जेएसएक्स देता है। जेएसएक्स यानी एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट का मिक्सचर। रिटर्न में मुझे क्या दे रहा है? एक H1 रिटर्न कर रहा है, और उसके अंदर प्रिंट करेगा क्या? नेम। नेम में क्या है? यानी कि इनडायरेक्टली यहाँ क्या लिखा हुआ है? तैयब। H1 के बीच में क्या लिखा हुआ है इनडायरेक्टली? तैयब। नेम में क्योंकि तैयब है तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? तैयब। ठीक है, अब इसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। इसको एक्सपोर्ट करने के बाद मैंने इसे कहाँ प्रिंट करा? मेन डॉट जेएसएक्स में। इंपोर्ट कर लिया सर। किस इंपोर्ट कर लिया? अच्छा, ये बात इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आप जो ना फाइल को इंपोर्ट नहीं कर रहे। यहाँ पर देखो, आपने ऐप नाम रखा है ना। अब देखो, आपकी फाइल का नाम भी ऐप है और आपके फंक्शन का नाम भी क्या है? ऐप है, क्योंकि हम रिएक्ट में ऐसे ही करते हैं। आप फाइल का नाम और फंक्शन का नाम अलग भी रख सकते हो। बात समझ आ रही? आप जो है ना मेन डॉट जेएसएक्स में ऐप का फंक्शन इंपोर्ट कर रहे हो, फाइल का नाम नहीं है ये। फाइल का नाम ये रहा, जिस फाइल से इंपोर्ट कर रहे हो वो ये रही, लेकिन ये जो इंपोर्ट हो रहा है ये फंक्शन है, ये इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है। अब ये इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट होने के बाद अब हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस को रेंडर कैसे करते हैं? कॉल लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक फंक्शन बनाया मैंने गेट डेटा नाम से, तो मैं उसे कॉल कैसे करूंगा? गेट डेटा लिखूंगा और आगे राउंड ब्रैकेट लगा दूंगा। फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन के अंदर जो कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन रिएक्ट में ये कंपोनेंट्स कहलाते हैं, और इन कंपोनेंट्स को रेंडर करने का तरीका आप कुछ इस तरह से रेंडर करते हो। आप एंगुलर ब्रैकेट्स लगाते हो, अपने फंक्शन का नाम जिसे आप रेंडर करना चाहते हो कहीं पर भी, और एंड में बैक स्लैश लगा देते हो, फॉरवर्ड स्लैश, सॉरी। ये तरीका है कंपोनेंट को रेंडर करने का। इसको आप समझ सकते हो कि रिएक्ट में फंक्शन कॉल करने का ये तरीका है। क्या समझ सकते हो? रिएक्ट में अब देखो, मैंने फंक्शन को कॉल किया यहां पर, और ये फंक्शन कॉल कहाँ हो रहा है? डिव रूट पर। और डिव रूट आपके पास ये रहा, और ये फाइल आपके पास कहाँ चल रही है? ये रही। तो आपके पास देखो तैयब यहाँ शो हो गया। बात समझ आ रही है? हाँ, समझ आई है। अच्छा, अब सर मैं अपना अगर अपना कस्टम कंपोनेंट बनाना चाहूँ, सर मैं चाहता हूँ मैं एक बार का एक कंपोनेंट बनाऊं, उसे जितनी बार चाहूँ रीयूज कर सकूं, मुझे बार बार कॉपी पेस्ट करना ना पड़े। कॉपी पेस्ट करूंगा फिर उसकी चीजें चेंज करूंगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब चेक करते हैं। मैं सोर्स के अंदर सोर्स के अंदर आकर मेन डॉट जेएसएक्स में काम करते हैं। सबसे पहले तो ये इंडेक्स डॉट सीएसएस में यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, मुझे इनकी सीएसएस नहीं चाहिए जो डिफॉल्ट कर रखी है। यहाँ से ऐप डॉट सीएसएस को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। मैं यहाँ से इंडेक्स डॉट सीएसएस को भी क्या कर देता हूँ? मुझे ये सीएसएस नहीं चाहिए थी तो मैंने क्या कर दी? डिलीट। अब ऐप डॉट जेएसएक्स में ऐप डॉट सीएसएस इंपोर्ट हुई थी, इसको मैंने यहाँ से, क्योंकि मैं फाइल कर चुका हूँ डिलीट, तो मुझे यहाँ पर देखो एरर मिलेगा। अच्छा, एरर ऐप डॉट सी एस एस का नहीं मिल रहा, वो दोबारा से चलाने पे होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से कर दी फाइल रिमूव। रिमूव करने के बाद एसेट्स के अंदर रिएक्ट के एसवीजी ये भी मुझे नहीं चाहिए, डिलीट कर दिया। वीट डॉट एसवीजी भी नहीं चाहिए, पब्लिक से कर दी डिलीट। ये हो गया मेरा सिंपल काम। अब यहाँ से मैंने ऐप का कंपोनेंट यहाँ से मिटाया, और मिटाने के बाद मैं अपना कंपोनेंट बना रहा हूँ। मैंने कहा फंक्शन बनाओ, एक कंपोनेंट बनाओ। क्या बनाओ? उसका नाम क्या रखो? ऐप रखो। राउंड ब्रैकेट खोले और क्लोज कर दिए। और हमेशा ही क्या करेगा? एक रिटर्न करेगा जेएसएक्स। क्या रिटर्न करेगा? जेएसएक्स। मैंने कहा इसके अंदर एक H1 लगा दो और इसमें लिख दो हेलो वर्ल्ड। क्या रिटर्न कर दो? हेलो वर्ल्ड। और इस कंपोनेंट यानी कि इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दो। क्या कर दो? मैं लिखूंगा एंड में आके एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। क्या लिखूंगा? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। मेरा ये कंपोनेंट हो चुका है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ कर लिया मैंने इंपोर्ट, और इसे रेंडर करवा दिया कहां पर? डिव रूट पर, जो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। बात समझ आ रही? अब सर मैं अपना नैव बार का कंपोनेंट बनाना चाहता हूँ। नहीं, क्रिएट रूट नहीं हटा सकते। क्रिएट रूट का फंक्शन तुम यूज कर रहे हो, और स्ट्रिक्ट मोड भी तुम यूज कर रहे हो। अगर तुम ये दोनों चीजें यहाँ से हटाते हो तो फिर तुम ये हटा सकते हो, वरना ये यूज ही नहीं होंगे। इसमें नहीं घुसो अभी, इसमें नहीं घुसो। बाय डिफॉल्ट कुछ रूल्स होते हैं रिएक्ट के जो बाय डिफॉल्ट अप्लाई नहीं हो रहे होते। ठीक है, या रिएक्ट कंपोनेंट्स अपने आप से रेंडरिंग कर रहे हो, सेल्फ रेंडरिंग कर रहे हो, उसके लिए हम लगाते हैं स्ट्रिक्ट मोड, जिससे जो चीज बोली गई है वही रेंडर होगी, स्ट्रिक्टली रेंडर होगी। स्ट्रिक्टली का मतलब है जो चीज दी गई है वही रेंडर होगी। ये स्ट्रिक्ट मोड होता है। इसको हटा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो, हटा दिया, अभी भी आपके पास ऐप कंपोनेंट चल रहा है। ठीक है। और क्रिएट रूट आपके वर्चुअल डॉम के अंदर रूट क्रिएट हो रहा है। किसमें क्रिएट हो रहा है? वर्चुअल डॉम। मैंने आपको बताया था कि रिएक्ट हमेशा ओरिजिनल डॉम में चेंजेस
नहीं करता। रिएक्ट अपना एक वर्चुअल, एक कॉपी डॉम बनाता है। एक डॉम की क्या बनाता है? लाइट वेट कॉपी। और उस कॉपी को ओरिजिनल डॉम से हमेशा कंपेयर करता रहता है, और जहां जहां चेंजेस होते हैं बस वही चेंज करता है, जिससे ओरिजिनल डॉम रिफ्रेश नहीं होता। इस वजह से पेज भी रिफ्रेश नहीं होता। ठीक है। और बच्चे समझते हैं कि एक एचटीएमएल की फाइल है इसलिए पेज रिफ्रेश नहीं होता, ऐसा नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब मैं मेन डॉट जेएसएक्स में ऐप, यानी कि मैं ऐप के अंदर जो कुछ भी करूंगा वो सब मुझे कहाँ दिखेगा? मेरी एप्लीकेशन पे दिखेगा। किस में करूंगा? ऐप में। अब ये आपके पास एक ऐप कंपोनेंट बना हुआ है, एक आपके पास मेन डॉट जेएसएक्स की फाइल बनी हुई है। क्या इसमें कोई कंपोनेंट बना हुआ है? मेन डॉट जेएसएक्स में क्या कोई कंपोनेंट बना हुआ है? कंपोनेंट का क्या मतलब है? फंक्शन बना होना चाहिए। यहाँ पर कोई फंक्शन बना हुआ है क्या? वो एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है? नहीं हो रहा। बात समझ आ रही? तो मेन डॉट जेएसएक्स कोई कंपोनेंट फाइल, लेकिन ऐप डॉट जेएसएक्स क्या है? एक कंपोनेंट है। अब देखो, सोर्स के अंदर आके मैं एक फाइल क्रिएट करता हूं। अच्छा, हमेशा कंपोनेंट की फाइल का नाम का पहला लेटर कैपिटल होगा। क्या होगा? ये वीट में आपके पास रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है। अब यहां पर मैं एक नैवबार की फाइल बनाना चाहता हूं। किसकी फाइल बनाना चाहता हूं? ठीक है। अब देखो, अब जो काम हम एक ही पेज पे करते थे ना, उनके टुकड़े बना के रखेंगे। क्या बना के रखेंगे? टुकड़े बना के रखेंगे। यहां पर मैं लगाता हूं एक नैवबार, एन कैपिटल रखोगे, क्या रखोगे? ठीक है। और यहाँ पर मैंने डॉट जेएसएक्स की एक्सटेंशन से बनाऊंगा। कंपोनेंट की फाइल कैसे बनेगी? नैपबार डॉट जेएसएक्स। सर मैंने एक फाइल बना ली। अब इस फाइल के अंदर मुझे नैपबार रखवाना है, यानी कि एक कंपोनेंट बनाना है। क्या बनाना है? एक कंपोनेंट। तो यहाँ पर क्या बनाऊंगा? एक फंक्शन जिसका नाम क्या रखूंगा? नैपबार रखूंगा। जिसका नाम मैं क्या रखूंगा? राउंड ब्रैकेट खोला और राउंड ब्रैकेट क्या कर दिया? क्लोज। और इस फंक्शन को एक्सपोर्ट भी तो करेंगे। या चलो अभी एक्सपोर्ट छोड़ो। ये मुझे रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? एक हेडिंग रिटर्न करेगा जिसमें मैं लिख देता हूँ अभी फिलहाल के लिए नैपबार। नैपबार का कोड हम बूटस्ट्रैप से ले आएंगे अभी। ठीक है। अब इस फंक्शन को अगर मैं यहाँ के देखूं, क्या तुम्हें यहाँ फंक्शन नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। अब क्यों नहीं नजर आ रहा है? क्योंकि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जो डिव रूट है, उसके ऊपर डिव रूट में क्या रेंडर हो रहा है? ऐप डॉट जेएसएक्स रेंडर हो रहा है। देखो, डिव रूट में क्या रेंडर हो रहा है? ऐप। यानी कि आपकी एचटीएमएल फाइल पे, यानी आपके रिएक्ट के पेज पे आपको वो नजर आएगा जो ऐप डॉट जेएसएक्स के फंक्शन के अंदर मौजूद होगा। क्या नैप बार ऐप डॉट जेएसएक्स में मौजूद है? क्या नैप बार डिव रूट के अंदर रखा था? नहीं रखा था, तो उससे तो वो मिल ही नहीं रहा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर आके इसको रिमूव करूं और यहाँ पर इंपोर्ट करूं अपना नैप बार, देखो यहाँ पर आपके पास नैप बार लिखते हैं, तो आपके पास यहाँ पर ये चल नहीं रहा। आप बताओ क्यों नहीं चल रहा? सजेशन क्यों नहीं आई? एक्सपोर्ट नहीं किया। क्या नहीं किया? एक्सपोर्ट नहीं किया, तो इंपोर्ट भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम लगाएंगे एक्सपोर्ट करो डिफॉल्ट, किसे? नैप बार को। ठीक है। अब यहाँ पर आए, अब आपको यहाँ पर ना खुद से सजेशन मिल जाती है, जिससे आपको पूरा पाथ खुद नहीं लिखना पड़ता। देखो, एंटर किया, इसने नैप बार इंपोर्ट कर लिया। किसमें से? नैप बार डॉट। अगर इसमें आपको मसला है तो आप जेएसएक्स यहाँ लिख दो, है ना? पूरा नहीं लिख के देता ये। ठीक है। अब इंपोर्ट कर लिया। मैं चाह रहा हूँ भाई सर ऐप रेंडर ना हो, डेव रूट पर ऐप रेंडर ना हो, मेरा नैप बार रेंडर हो। मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? नैप बार लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? नैप बार। आप चेक करते हैं, नैप बार प्रिंट हो गया। इसका मतलब है मैं अपना कस्टम कंपोनेंट भी बना सकता हूँ सर। उसमें जो एचटीएमएल रखूंगा वो मैं रेंडर करवा सकता हूँ। ठीक है। लेकिन हम ऐसे नहीं करते, हम यहाँ पर हमेशा ऐप को ही रेंडर करते हैं। किसे रेंडर करते हैं? ऐप को। अब देखो, हाँ, अब आप यहाँ ऐप को रेंडर कर रहे हो ना, ऐप को रेंडर कर रहे हो। अब आप नैप बार को जो है ना रेंडर करोगे ऐप के अंदर। किस में रेंडर करोगे? ऐप में। कैसे करेंगे? एक्सपोर्ट कर लिया, यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। चलो सर, ऐप के अंदर मैं इंपोर्ट करता हूँ किसे? नैप बार को। मैं कह रहा हूँ भाई नैप बार आ जाओ, किसमें? ऐप की फाइल के अंदर आ जाओ। आ गया। अब इसे कॉल कैसे करेंगे? कहाँ पर? रिटर्न में? रिटर्न के ऊपर? रिटर्न के अंदर कहाँ करेंगे? रिटर्न में। यहाँ पर मैंने अपने ब्रैकेट्स खोले, और ब्रैकेट्स खोलने के बाद यहाँ पर मैंने लिखा नैप बार, और यहाँ मैंने ब्रैकेट कर दिया क्लोज। देखो, मैंने ऐप के फंक्शन यानी ऐप डॉट जेएसएक्स का जो कंपोनेंट था उसके अंदर इंपोर्ट किया। किसे? यानी कि अब ऐप के अंदर मुझे ये पूरा कोड मिल रहा है। क्या मिल रहा है? पूरा कोड मिल रहा है। और मैंने कहा भाई नैप बार को क्या कर दो? कॉल कर दो। क्या कर दो? अब नैप बार कॉल होगा, यानी नैप बार का फंक्शन कॉल होगा, रेंडर होगा, तो नैप बार के अंदर जो कुछ है वो एग्जीक्यूट क्या रखा हुआ है? H1 रखा हुआ है। ठीक है, नैप बार। अब देखो, जैसे ही मैंने ये किया तो आपके पास देखो यहाँ अभी भी क्या आ रहा है? क्या मैंने ऐप मेन डॉट जेएसएक्स में नैप बार को प्रिंट कराया? मैंने ऐप डॉट जेएसएक्स में किसको रेंडर करा रहा हूँ? ऐप को। यानी ऐप में जो कुछ होगा वो मुझे पेज पर नजर आएगा। अब ऐप के अंदर क्या, मैंने नैप बार को इंपोर्ट किया और नैप बार का कोड ऐप के अंदर रख दिया। इसमें रख दिया।
ऐप के अंदर, तो इनडायरेक्टली वो कहाँ जाएगा, डिव रूट में जाएगा। कहाँ जाएगा, डिव रूट में। देखो इसका हम थोड़ा सा चार्ट बनाते हैं। आपके पास एक डिव रूट है, ये क्या है, रूट है। ये वो पेज है जो आपके डिस्प्ले हो रहा है, आपकी ऐप ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। यानी कि इन द एंड मुझे सारा अपना पेज का कंटेंट कहाँ भिजवाना है, इसी में भिजवाना है। किस में भिजवाना है, इसी डिव रूट में। जो मैं एप्लीकेशन रन कर रहा हूँ ना, ये आपके पास क्या है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है। क्या है, यानी डिव रूट है, ये डिव रूट है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक कंपोनेंट बना हुआ है मेन नाम से। किस नाम से, एक फाइल बनी हुई है, सॉरी, ठीक है। और मेन के अंदर मैं रेंडर करवा रहा हूँ किसे, ऐप डॉट जेएसएक्स को। किसे रेंडर करवा रहा हूँ, और मेन डॉट जेएसएक्स जो है, जो मेन डॉट जेएसएक्स है वो लिंक हुई हुई है किसके साथ, डिवरूट के साथ। डिवरूट के साथ कैसे लिंक हुई हुई है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में। चलो यहाँ पर स्क्रिप्ट सोर्स के अंदर कौन सी फाइल लिंक हुई हुई है, यानी कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में वो सारा कोड चलेगा जो मेन डॉट जेएसएक्स में रखा हुआ होगा। कहाँ रखा हुआ होगा, जाहिर सी बात है, हमने देखी है ना, वही एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट करते हैं ना, जो दूसरी जावास्क्रिप्ट में फाइल लगते हैं एचटीएमएल से लिंक करते हैं, तो वो एचटीएमएल फाइल में चल जाती है, ठीक है। अब मैंने लिंक कर दिया मेन डॉट जेएसएक्स को किसके साथ, रूट के साथ, ठीक है। और अच्छा यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं, इसका अलग बनाते हैं। फिर आपके पास एक कंपोनेंट आपने बनाया ऐप डॉट जेएसएक्स। क्या बनाया, ऐप डॉट जेएसएक्स, ठीक है। जिसमें आप रेंडर करवा रहे हो किसको, नैप बार को। किसको रेंडर करवा रहे हो, नैप बार को। यानी एक और कंपोनेंट बना हुआ है सर, किस नाम से, नैप बार डॉट जेएसएक्स नाम से, ठीक है। अब आपके पास क्या हो रहा है, इसको सामने सामने कर देते हैं को। आपके पास मैंने नैप बार डॉट जेएसएक्स को कहाँ रेंडर करवाया, इंपोर्ट कहाँ कराया, ऐप डॉट जेएसएक्स में। ये देखो कहाँ रेंडर करवाया, ऐप डॉट जेएसएक्स में। यानी कि ऐप डॉट जेएसएक्स में अब नैप बार का कोड चलेगा। कौन सा कोड चलेगा, नैप बार का। और मैंने ऐप डॉट जेएसएक्स को किस पे रेंडर करवाया हुआ है, मेन डॉट जेएसएक्स पे। और मेन डॉट जेएसएक्स ऐप डॉट जेएसएक्स को रेंडर कर रही है डेव रूट पे। यानी कि इनडायरेक्टली सारा कोड कहा जा रहा है, एचटीएमएल फाइल पे। अब बात समझ आ रही है, इस तरह से हम पीसेस बनाते हैं। नैप बार कहाँ से होते हुए गया, पहले ऐप डॉट जेएसएक्स में भेजा, ऐप डॉट जेएसएक्स खुद कहाँ गई, मेन डॉट जेएसएक्स में। मेन डॉट जेएसएक्स ऐप को कहाँ रेंडर कर रहा है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर, ठीक है। ये कहलाते हैं यूनी डायरेक्शनल आर्किटेक्चर। यानी कि आपके पास जो रिएक्ट का आर्किटेक्चर है वो एक डायरेक्शन में काम करता है, एक कंपोनेंट से दूसरे चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा जाएगा, दूसरे चाइल्ड कंपोनेंट से एक और में भेज सकते हो, फिर एक और में भेज सकते हो, और एंड में जाके सब कहाँ दिखेगा, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल के अंदर कहाँ दिखेगा, सब एंड में वही जाएगा। मतलब कि अगर आप सारा डेटा ऐप डॉट जेएसएक्स में मंगा लो तो ऑटोमेटिकली कहाँ दिखेगा, क्योंकि ऐप डॉट जेएसएक्स का रेंडर हो रही है मेन डॉट जेएसएक्स में, और मेन डॉट जेएसएक्स ऐप को कहाँ रेंडर कर रहा है, डिव में। और डिव का रखा हुआ है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। बात समझ आया इसका फ्लो, ठीक है। अब देखो अब क्या करते हैं, अब मैं एक और फाइल बनाता हूँ। सोर्स में मैंने एक न्यू फाइल बनाई, उसका नाम मैंने रख दिया फुटर डॉट जेएसएक्स। क्या रख दिया, अभी इसको कंपोनेंट बनाना है तो क्या बनाएंगे, इसमें एक फंक्शन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक फंक्शन। उसका नाम मैं क्या रख दूंगा, फुटर। फुटर फंक्शन का नाम रख दिया, और यहाँ पर मैंने उसे ओपन क्लोज कर लिया। इसमें मैं रिटर्न करूंगा एक एचटीएमएल या जेएसएक्स। मैंने यहाँ लिखा H1, दिस इज फुटर। मैंने इसको एक्सपोर्ट करेंगे, जब भी तो इंपोर्ट कर पाएंगे कहीं और। इसको एक्सपोर्ट करते हैं भाई, एक्सपोर्ट कर दो, बाहर भेज दो, किसे, डिफॉल्ट फुटर को। किसको, फुटर को। ये करने के बाद अब मैं चाहता हूं कि जो मैंने ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर नैप बार को रेंडर किया, मैंने कहा नैप बार के नीचे फुटर भी रेंडर हो जाए। क्या हो जाए, फुटर भी रेंडर हो जाए। तो पहले फुटर को क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। मैंने कहा इंपोर्ट कर लो, किसे, फुटर को। फुटर इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट फुटर फ्रॉम फुटर डॉट जेएसएक्स की फाइल से। ये आपके पास फाइल का रेफरेंस होता है, और ये आपके फंक्शन का नाम होता है, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या रखा था, फुटर ही रखा था, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, कुछ और रखोगे तो कुछ और आएगा, ठीक है। कि नाम आपने सही रखना है। उसके बाद नैव बार के नीचे एंटर करना है। फिर से मैंने यहाँ पर एक टैग बनाया, सेल्फ क्लोजिंग टैग बनाया, और इससे पहले मैंने क्या लिख दिया, फुटर। तो अब फुटर के टैग के अंदर जो कुछ होगा वो आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ देखो एक आ रहा है एरर। अब ये एरर समझो, ये एरर कहता है आपको, देखो आगे एरर क्या आ रहा है, जेएसएक्स एक्सप्रेशंस मस्ट हैव वन एरेंट एलिमेंट। जो जेएसएक्स का एक रूल है, जेएसएक्स का क्या एक रूल है, वो कहता है कि मेरे मेरा जो पेरेंट होगा जेएसएक्स के अंदर, जो पेरेंट एलिमेंट होगा, जैसे हम बनाते हैं ना पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बनाते हैं एचटीएमएल में, एक डिव बनाते हैं उसके सब चाइल्ड्स होते हैं, ठीक है। अब आप मल्टीपल तो उसमें बना सकते हो, पेरेंट
मल्टीपल बना सकते हो आप बॉडी के अंदर, ठीक है। लेकिन J6 कहता है कि भाई मेरे पास रिटर्न फंक्शन के अंदर एक ही पेरेंट होगा। अब मैं यहाँ बना रहा हूँ दो पेरेंट, ये आपस में क्या है, सिबलिंग्स हैं, एक दूसरे के चाइल्ड तो नहीं है ना, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन नहीं है। अब वो कहता है एक ही पेरेंट होना चाहिए। अगर मैं देखो फुटर हटा दूंगा तो अभी एक पेरेंट है तो वो एक्सेप्ट कर रहा है। अब यहाँ पर हम यूज करते हैं फ्रेगमेंट का। किसका यूज करते हैं? अब फ्रेगमेंट आप दो तरीके से बना सकते हो। इजिएस्ट वे देख लो, फ्रेगमेंट क्या होता है? फ्रेगमेंट कहता है मैं एम्प्टी टैग को कैसे कहते हैं, मतलब कि अगर इसमें कोई मैंने एलिमेंट नेम पास नहीं किया तो उसका कोई भी इफेक्ट, H1 भी नहीं लिखा, P भी नहीं लिखा, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। और नैप बार को मैं इसमें रख दूंगा, किसमें रख दूंगा? अब देखो पेरेंट कितने, एक ही पेरेंट है, ठीक है। अब इसके नीचे मैं क्या कर सकता हूँ, फुटर को रेंडर कर सकता हूँ। क्या मुझे अब कोई एरर देखने को मिल रहा है? अब क्या है, J6 का रूल याद कर लो, रिटर्न फंक्शन में एक ही पेरेंट होगा, उसके अंदर सब पेरेंट्स बना लो, ठीक है। और वो पेरेंट आपके पास कहलाता है ये फ्रेगमेंट, क्या कहलाता है? रिएक्ट फ्रेगमेंट, रिएक्ट एम्प्टी फ्रेगमेंट। ठीक है, ये आपके पास कहलाता है एम्प्टी फ्रेगमेंट, ठीक है। इससे आप पेरेंट बना सकते हो J6 में। तो इसकी आदत डाल लो, बेसिकली करते हम इसी तरह है। जब भी रिटर्न बनाएंगे एक एम्प्टी टैग बनाओगे, उसके अंदर जितना काम करना है करोगे। बात समझ आ गई? ये J6 का रूल है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर ही मैंने किया, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इफेक्ट ना करे हमारे काम को। अब आते हैं स्केली ड्रॉ पे, वापस आते हैं। मैंने नैव बार के साथ साथ यहाँ पर एक और कंपोनेंट बनाया। क्या बनाया? एक और कंपोनेंट जो था फुटर डॉट J6, ठीक है। अब फुटर डॉट J6 को भी मैंने रेंडर कराया है, इंपोर्ट करा के कहां पर, यानी कि दोनों कंपोनेंट्स कहाँ जा रहे हैं, एफ डॉट J6 में। एफ डॉट J6 खुद कहाँ जा रहा है, मेन में, और मेन खुद कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, कहाँ दिखेगा आपको, दोनों चीजें दिखेंगी अब। आओ चेक करते हैं सर, बात समझ आई? ठीक है। अच्छा अब इसका फायदा देखो, इसी को मैंने डुप्लीकेट किया, दो दफा नैप बार को कॉल किया, दो दफा नैप बार आएगा। मुझे पूरा कोड कॉपी पेस्ट करने की जरूरत, वेब के HTML में 10 लाइनें अगर लिखी होती तो 10 लाइनें डुप्लीकेट हो जाती। बात समझ आ रही? फुटर को दो दफा कॉल करना है तो मैं दो दफा कर सकता हूँ। बात समझ आई? किसी का कोई भी सवाल है पूछ लो। कंपोनेंट कैसे बनता है, आप एक J6 की फाइल बनाते हो, उसके अंदर आप अपने कंपोनेंट का नाम बनाते हो। कंपोनेंट क्या होता है, एक पीस ऑफ UI, फुटर हो गया, नैप बार हो गया, कार्ड का कंपोनेंट बनाओगे, बटन का, जैसे जहां चाहो अपनी मर्जी से कॉल कर सकते हो, आपको उसका कोड रिपीट करने की जरूरत। अब देखो कार्ड बनाते हो आप HTML में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हो, तो आप कार्ड को 3 दफा प्रिंट करने के लिए 3 दफा उसका कोड डुप्लीकेट करते हो, करते हो नहीं करते? ठीक है। अब आप क्या करोगे, कार्ड डॉट J6 की फाइल बनाओगे, उसके अंदर एक फंक्शन बनाओगे, कार्ड डॉट, कार्ड का किसका फंक्शन बनाओगे, वो आपका क्या कहलाएगा, कार्ड का कंपोनेंट कहलाएगा। अब उस कंपोनेंट को आप जितनी बार इस तरह से डुप्लीकेट करोगे, आपका लाइन ऑफ कोड तो डुप्लीकेट नहीं होगा, और जितनी बार चाहो उसे कॉल कर सकते हो। ये आपके पास फायदा है रिएक्ट के कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर का, ठीक है। अच्छा अब कंपोनेंट का जो तरीका है, आप मेन डॉट J6 और एफ डॉट J6 को कभी नहीं छेड़ोगे, ठीक है। आपने इसको देखना भी नहीं है, इसके अंदर कोई एडिटिंग आपने नहीं करनी। हाँ अगर आपने CSS की फाइल वगैरह डिलीट करी है तो फिर वो आप उसकी इंपोर्ट यहाँ से आके हटाओगे, ठीक है। अच्छा जो कंपोनेंट हमने बनाए फुटर और नैवबार, कितने कंपोनेंट्स बनाए, फुटर और नैवबार। सोर्स के अंदर मैं इसका फोल्डर बनाऊंगा कंपोनेंट्स नाम से, किस नाम से, कंपोनेंट्स नाम से। हम जितने भी अपने कस्टम कंपोनेंट्स होते हैं वो इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर रखेंगे। फोल्डर स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्टली ऐसे नहीं, वरना तो 1,000 कंपोनेंट बनेंगे तो यहाँ रस लग जाएगा, खिचड़ी पक जाएगी, ठीक है। तो सोर्स के अंदर हम कंपोनेंट्स बनाने के लिए अपने एक फोल्डर बना देते हैं जिसका नाम क्या है, कंपोनेंट्स। और मैं मूव कर दूंगा अपने फुटर कंपोनेंट को कंपोनेंट में, और नैप बार के कंपोनेंट को इसमें। मेन डॉट J6 और एफ डॉट J6 को मूव, वो बाहर ही रहेंगे। इस तरह से आपका कोड क्लीन रहेगा, डन है। अब देखो इंपोर्ट में मसला आएगा यहाँ पर, ठीक है। वैसे तो इसने खुद ही सही कर दिया है, ठीक है, लेकिन आपको मसला आएगा अगर आपके पास एक्सटेंशन वगैरह नहीं है। अच्छा एक शॉर्टकट है कंपोनेंट बनाने का, एक एक्सटेंशन है आपके पास। अगर आप एक्सटेंशन में आके लिखोगे ES6 या ES7 थी आई थिंक, देख लेते हैं क्या लिखोगे, ES7, ग्राफ क्यूएल वाली होगी, ग्राफ क्यूएल, ग्राफ क्यूएल, ये रही, ये आपके पास एक्सटेंशन है। ये इसके ऑथर का नाम लिख लो, डी मीन ह्यूस। इसमें ना ग्राफ क्यूएल वाली जो है ना वो इंस्टॉल करनी है हमने, ठीक है। ये इंस्टॉल करने के बाद, ये इंस्टॉल कर लेते हैं हम, हमारे पास भी इंस्टॉल नहीं है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ना बहुत सारे शॉर्टकट्स आ जाते हैं। जैसे आप क्या कर रहे हो, नैपबार डॉट,
अभी नहीं लो। ठीक है। अब आपके पास जो आप कंपोनेंट्स बना रहे हो, अब हर कंपोनेंट के अंदर आपको फंक्शन बनाना पड़ता है, फिर उसमें रिटर्न का कीवर्ड भी खुद ही लिखना पड़ता है, फिर उसे एक्सपोर्ट भी खुद ही करना पड़ रहा है। सर ये काम एक जैसा ही हो रहा है ना हर कंपोनेंट के अंदर, बाकी रिटर्न में जो मैं लिख रहा हूँ वो अलग है। तो सर ऐसा शॉर्टकट हो कि मेरे पास खुद बन के आ जाए। बात समझ आ रही है? तो इसके लिए आप क्या करोगे, जैसे मैं नैप बार का कोड यहाँ से हटा दूं, इसके लिए एक शॉर्टकट आप यहाँ लिखोगे RAFCE। क्या लिखोगे? RAFCE। इसका मतलब है रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कंट्रोलर एक्सटेंशन। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो यहाँ पर आप RAFC लिख के एंटर करोगे ना, देखो इसने आपको पूरा कंपोनेंट, अब ये आपको एरो फंक्शन बना के देगा, नॉर्मल फंक्शन बना के नहीं देगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, रिटर्न तो आपको नजर आ ही रहा है और एक्सपोर्ट भी हो रहा है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर आपने देखो इसने डिव नैप बार खुद से बाय डिफॉल्ट लिखकर दे दिया। ठीक है, तो ये आपको खुद बना के दे देगा, अब इसमें आप चेंजेस करते रहो। बात समझ आ गई है? नहीं आई? एक्सटेंशन डाउनलोड करोगे, ये जो आप कर रहे हो, अब देखो navbar.jsx में नहीं, फाइल का नाम खुद ही उठा लेगा, फाइल के नाम से ही आपको फंक्शन बना के दे देगा। आपने क्या लिखना है? RAFCE। क्या लिखोगे? RAFC, एंटर मारोगे खुद ही बन जाएगा। सर इतनी लंबी मैं क्यों करूं जब मुझे शॉर्टकट मिल रहा है। बात समझ आ गई? ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके पास इंपोर्ट हो रहा है नहीं हो रहा? डिफ कांस्टेंट है तो मसला हो सकता है। देखो नैप बार आ गया, छोटा इसलिए हो गया क्योंकि डिफ आ गया ना यहाँ पर, H1 हट गया। ठीक है। इस तरह से आप अपने कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब सिंपल करते हुए एक काम करते हैं, एक बड़ा अच्छा आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। फुटर भी रिमूव करता हूँ, कंपोनेंट के अंदर दोनों चीजें मैंने रिमूव कर दी, यानी कि ये अब नहीं चलेगा। मैंने नैप बार फुटर कर दिया डिलीट, तो ये जो कॉल्स मैंने रेंडर किया हुआ है ये नहीं चलेगा। अब इंपोर्ट भी किसी काम की, अब हो चुका है, अब खाली। ठीक है, मेन डॉट जेएसएक्स को तो छेड़ना ही नहीं। कंपोनेंट में आता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ ग्रीट नाम से, मतलब एक फाइल बनाता हूँ ग्रीट डॉट जेएसएक्स नाम से, एक कंपोनेंट बना रहा हूँ। क्या नाम रखा उसका? ग्रीट, मतलब हाई हेलो करना, हालचाल पूछना। ठीक है। यहाँ पर एक RAFC करके एक एरो फंक्शन हमने बना लिया, जिसका नाम भी क्या रख दिया इसने? ग्रीट, खुद से रख दिया फाइल का नाम उठा के। ठीक है। अब इस div के अंदर, इस div को यहाँ से हटाते हैं और div के अंदर हम यहाँ पर लगाते हैं रिटर्न में एम्प्टी फ्रेगमेंट। ठीक है, और इसके अंदर मैं लगाता हूँ एक H1। क्या लगाता हूँ? एक H1 लगाता हूँ सर। ठीक है, यहाँ पर मैं हेलो करता हूँ रयान, मैंने लिखा यहाँ पर हेलो रयान। ठीक है। अब इस फंक्शन को ऐप में यानी अपने HTML पेज पे दिखाने के लिए कहाँ रेंडर करना पड़ेगा? ऐप में। तो पहले इसको क्या करेंगे? इंपोर्ट। अच्छा, इंपोर्ट ना आप इस तरह से एक और शॉर्टकट बता दो, अगर आप इंपोर्ट खुद से नहीं करना चाहते, आप बस आके ना यहाँ पर टैग ओपन करो, और टैग ओपन करने के बाद आप यहाँ पर आके सिर्फ इतना लिखोगे ना, जो आपके फंक्शन का नाम है ग्रीड, यहाँ पर आ रहा है देखो, स्लैश कंपोनेंट्स के अंदर कहाँ पर मौजूद है? ग्रीड की फाइल में मौजूद है। एंटर करोगे, इंपोर्ट खुद कर देगा। ठीक है, तो इंपोर्ट करने की भी झंझट नहीं है। अब ग्रीड कॉल किया तो आपके पास पेज पे क्या लिखा हुआ आ रहा होगा? हेलो रयान आ रहा है? आ रहा है। अच्छा, इसको मैं 3-4 बार कॉल करता हूँ, कितनी क्या आ रहा है बीबी? रयान। अब सर आपने कहा कि इस कंपोनेंट को रीयूज किया जा सकता है, सर हम डुप्लीकेट कर रहे हैं, कोड तो रिपीट हो रहा है, कोड बार बार लिखना नहीं पड़ रहा। ये मिसाल है जो हमने स्टैटिक फंक्शंस पढ़े थे। स्टैटिक फंक्शंस क्या करते हैं, हर दफा सेम आउटपुट रिटर्न करते हैं। हमने फंक्शन बनाया था एक ऐड का, उसमें मैं रिटर्न कराते 2+2, उस फंक्शन को मैं जब भी कॉल करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिल रहा था? 4 मिल रहा था। अगर आपको वो नहीं याद तो फिर आपकी गलती है, पहली क्लास में पढ़ाया और डिटेल में पढ़ाए थे फंक्शन। ठीक है। तो आपको जो नॉन पैरामीटराइज फंक्शन होते हैं उससे क्या मिलता है? स्टैटिक आउटपुट मिलता है। अब देखो इसको मैं कॉल कर रहा हूँ और दफा क्या मिल रहा है? रयानी मिल रहा है। अगर देखो, अगर मैं आके यहाँ पर आके कर दूं तैयब, तो हर जगह क्या हो जाएगा? तैयब। मैं चाहता हूँ सर मैं 4 बार तो प्रिंट करूं, लेकिन चारों बार हर किसी का अलग नाम लेके प्रिंट करूं। अब ये हम कैसे कर सकते थे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में? देखो रेफरेंस देके दिखाता हूँ, अच्छे से समझना है इसको। ठीक है, यही ग्रीट फंक्शन की मिसाल ऐसे ही करके देखते हैं। ठीक है, एक सिंपल HTML से जावास्क्रिप्ट के अंदर सिखा रहा हूँ, सिंपल जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ देखो मैंने एक HTML की फाइल क्रिएट की। ठीक है, अब इस HTML फाइल के अंदर मैंने स्क्रिप्ट का टैग ओपन किया, और स्क्रिप्ट का टैग ओपन क्लोज करने के बाद मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया ग्रीट नाम से। अब वहां पर भी बनाया हुआ है, बनाया हुआ नहीं बनाया हुआ है? बनाया हुआ है। और इसमें मैं प्रिंट करा रहा हूँ क्या? हेलो तैयब, हेलो रेहान। अब इसमें तो हम रिटर्न J6 नहीं कर सकते, इसमें मैं लॉग लगा देता हूँ। समझो ये रिटर्न हो रहा है J6, क्या लगा दीजिए? लॉग, या डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जिससे तुम्हें पेज पे नजर आ जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने लिख दिया हेलो रेहान। ठीक है भाई। अब ये फंक्शन करना है कॉल, कॉल कैसे करेंगे? ग्रीट ऐसे, और हम रिएक्ट में कैसे कॉल कर रहे हैं? ऐसे। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है?
इस तरह से हम रिएक्ट में कॉल कर रहे हैं, और नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में कैसे कॉल करते हैं, पैरेंथेसिस से, है ना, हो गया। अब यहाँ पर कॉल लगाई, कॉल लगाने के बाद इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या हेलो रैन लिखा हुआ आ रहा है। सर हमारे पास हेलो रैन लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इसको H1 में रख दो, आपकी मर्जी। अच्छा, इसी कॉल को अगर मैं मल्टीपल टाइम्स करूं, वहां पर भी 4 टाइम्स कॉल करा, देखो यहाँ पर भी 4 टाइम्स कॉल करा, और यहाँ पर भी कितनी दफा कॉल लगाई, 4 टाइम्स लगाई। यहाँ पर देखो 4 दफा हेलो रैन लिखा हुआ आ रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ पर एक BR भी लगा देते हैं, लाइन ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। BR लगाया, ठीक है, रिफ्रेश किया, हेलो रैन आ रहा है। इसको देखो चारों दफा कॉल करने में क्या आ रहा है, सेम नाम आ रहा है, क्या आ रहा है, सेम। अब इसको डायनेमिक करना है तो क्या पास करूंगा, पैरामीटर्स पास करूंगा। सर ग्रीड के अंदर एक पैरामीटर रख दूंगा नेम नाम से, किस नाम से, नेम नाम से, और उसे मैं रैन की जगह प्रिंट करा दूंगा। लेकिन अब ये है स्ट्रिंग, क्या है, स्ट्रिंग। तो यहाँ पर मैं किसका यूज करूंगा, टेम्पलेट लिटरल्स का, बैकटिक्स का, किसका, बैकटिक्स का। और बैकटिक्स यूज करने के बाद मैं रैन का यहाँ से कीवर्ड हटाऊंगा, और यहाँ जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल पास करने के लिए क्या लगाऊंगा, डॉलर कर्ली ब्रैकेट, और मैं यहाँ पास कर दूंगा नेम का पैरामीटर। अब क्या होगा कि जब आप कॉल लगाओगे, क्या लगाओगे, कॉल लगाओगे, तो आप दोगे आर्ग्यूमेंट, जो कि पैरामीटर की वैल्यू की, नेम मांग रहा है। यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग के अंदर दे दिया नाम तैयब। अब ये तैयब जो नेम है, ये जाके ऑटोमेटिकली इस आर्ग्यूमेंट में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, और आपने इसको यूज किया हुआ है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो तैयब। अच्छा, एक काम करते हैं सर, मैंने एक और कॉल लगाई, क्या लगाई, एक और कॉल लगाई, और यहाँ पर मैंने रयान लिख दिया, क्या लिख दिया, रयान। अब ये रयान जो है वो जाके सेट होगा अपनी कॉल पे, कहा, नेम में, और इस दफा क्या प्रिंट होगा, हेलो रयान। यानी कि दोनों कॉल्स पे डिफरेंट आउटपुट आएगा। आओ चेक करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, और यहाँ के हम लोग चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखो फंक्शन कंपोनेंट एक बनाया, लेकिन उससे आउटपुट अलग अलग जनरेट करवाया। काम उसका ग्रेट ही था, बस नाम चेंज करना था, तो कैसे पास कर दिया, पैरामीटर्स में पास कर दिया। अब ये जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में पैरामीटर्स का कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप रिएक्ट में देखो, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं प्रॉप्स। क्या कहते हैं, प्रॉप्स। इस जो पैरामीटर्स है, इसको रिएक्ट के अंदर जो आपके कंपोनेंट्स के पैरामीटर्स होते हैं, जो आपके कंपोनेंट्स के इनपुट्स होते हैं, क्या होते हैं, इनपुट्स, उन्हें कहते हैं प्रॉपर्टीज, यानी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं प्रॉप्स। क्या कहते हैं, प्रॉप्स। देखो कॉन्सेप्ट सेम है, लिखने का और करने का तरीका डिफरेंट है। क्या कहते हैं, प्रॉप्स या प्रॉपर्टीज, फुल फॉर्म है इसकी क्या, प्रॉपर्टीज। ठीक है, रिएक्ट जो है ना, ये जो पैरामीटर्स होते हैं इनको कहता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो आपके कंपोनेंट कॉल करते हुए, जो आपके कंपोनेंट कॉल करते हुए कंपोनेंट में पास की जाती हैं, वो वैल्यूज क्या कहलाती हैं, प्रॉप्स कहलाती हैं। प्रॉप्स जो है आपके पास रिएक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट। सर ऑब्जेक्ट होता है कुछ इस तरह दिखता होगा, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते जाओ उसके मिलेट, प्रॉप्स नाम से अगर एक ऑब्जेक्ट बनाऊं तो कुछ इस तरह बनाऊंगा, ऐसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट, ऐसे बनाते हैं ना ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो प्रॉप आपके पास क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में अगर आपने स्ट्रिंग भेजा है तो पैरामीटर में क्या रिसीव होगा, स्ट्रिंग रिसीव होगा। अगर आपने रयान का स्ट्रिंग भेजा है तो यहाँ पर रयान का स्ट्रिंग रिसीव होगा। अगर यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट भेजते हो तो क्या रिसीव होता पैरामीटर में, ऑब्जेक्ट। अब हमेशा आप जब एक कंपोनेंट में डेटा पास करोगे, अब तुम बोलोगे सर यहाँ तो राउंड ब्रैकेट है नहीं, डेटा कैसे पास करेंगे। चले सर यहाँ पर राउंड ब्रैकेट है, पैरामीटर तो बना देंगे, लेकिन आर्ग्यूमेंट कैसे पास करेंगे, सवाल आता है सर, आर्ग्यूमेंट कैसे पास करेंगे। अच्छा, क्या ये जो कॉल कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, क्या ये तुम्हें HTML एलिमेंट की तरह नहीं दिखता, जैसे इमेज का सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है उसी तरह दिख रहा है ना ये। ठीक है, कॉन्सेप्ट का नाम नहीं लूंगा, तुम लोगों ने बताना है। HTML में कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मुझे अपने HTML एलिमेंट्स की एडिशनल प्रॉपर्टीज को चेंज करना हो तो मैं क्या करता हूँ, एट्रीब्यूट्स लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ, एट्रीब्यूट्स लगाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ इनपुट देता हूँ कि भाई ये इनपुट लो, इस तरह से बिहेव करो एलिमेंट। बात समझ आ रही, इसी तरह आप रिएक्ट के कंपोनेंट्स को कॉल करते हुए क्या हो रहा है, रिएक्ट के कंपोनेंट्स, अभी तक राउंड ब्रैकेट तो है नहीं कि मैं आर्गुमेंट पास कर दूं। ठीक है, तो मैं किस तरह से इस कंपोनेंट के अंदर डेटा पास करूंगा, और वो डेटा मिल जाए उसको यहां पर, और मैं उसे यहां यूज कर लूं। बात समझ आ रही है। अब ये कैसे होगा सर, यहां पर आप एट्रीब्यूट की तरह डेटा पास करते हो, किस तरह से, जैसे हम प्रॉपर्टीज कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज कहते हैं। एट्रीब्यूट में क्या होता है, एट्रीब्यूट का नाम इक्वल्स टू और एट्रीब्यूट की वैल्यू, ऐसे लिखते हैं ना एट्रीब्यूट, और कहा लिखते हैं, टैग के अंदर ही लिखते हैं। ठीक है, अब वो एट्रीब्यूट्स तो प्री डिफाइंड होते हैं, सोर्स का एट्रीब्यूट हो गया, ऑल का एट्रीब्यूट, इसमें आप प्रॉपर्टी का नाम अपनी मर्जी से रख सकते हो। जैसे आप पैरामीटर का नाम अपनी मर्जी से रख सकते हो, इसी तरह आप प्रॉप्स के डेटा पास करते हुए कंपोनेंट में भी अपनी मर्जी का नाम
रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी रख दूं, एक एट्रीब्यूट, मिसाल के लिए समझाने के लिए बोलो, एक एट्रीब्यूट पास कर दिया, क्या नेम, एक प्रॉपर्टी पास कर दी, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर कर दी तैयब। क्या कर दी? मैंने इस वाले ग्रीड को कॉल करते हुए एक प्रॉपर्टी बनाई जिसका नाम मैंने क्या रखा, नेम, और उसकी वैल्यू क्या रखी, तैयब। अब ये समझो कि ये मैंने किया है आर्ग्यूमेंट पास। क्या पास किया है? आर्ग्यूमेंट पास किया है, यानी कि ये वैल्यू मैंने यहां से पास किया। अब रिसीव भी तो करेंगे, रिसीव भी तो, इसका देखो ये खाली है। अब रिसीव करते हुए तुम बोलोगे सर यहाँ नेम लिखेंगे, नहीं। हमेशा एक कंपोनेंट, आपके पास जो कंपोनेंट से डेटा आ रहा होता है, जब कंपोनेंट कॉल कर रहे हो आपने डेटा पास किया है, डेटा पास किया है, जब भी कंपोनेंट डेटा रिसीव करेगा वो इन दी फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा। किस फॉर्म में रिसीव करेगा? ऑब्जेक्ट। और उस ऑब्जेक्ट का टिपिकली नाम हम रखते हैं प्रॉप्स। क्या रखते हैं? प्रॉप्स। ठीक है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये प्रॉप्स के अंदर होता क्या है, दिखाएं। अच्छा, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ उसके बीच में। अगर मैं लॉक करूं प्रॉप्स को, किसको लॉक करूं? प्रॉप्स को। आओ देखते हैं सर इसमें आता क्या है। ठीक है, ग्रिड तो कॉल हुआ हुआ है, एक काम करते हैं यहाँ से हटा देते हैं, बस एक ही कॉल लगाते हैं। ठीक है। अब यहाँ प्रॉप्स पास किए, प्रॉप्स पास करने के बाद मैं अपने इधर आया, और इधर आने के बाद, नहीं तो एचटीएमएल की फाइल है हमारी, वो लगाएंगे, ये रहा। ठीक है। यहाँ आने के बाद मैं अपने कंसोल डॉट लॉग के अंदर गया, देख रहे हो क्या मिला मुझे, एक, यानी प्रॉप क्या है, एक, मतलब कि कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट होगा वो हमेशा जब डेटा रिसीव करेगा तो इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट करेगा, जिसका नाम हम क्या रख रहे होते हैं। आप नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड है, क्या है? हम इसका नाम प्रॉप्स रखते हैं, इससे हमें याद रहता है ये प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज यानी वैल्यू बाहर से इनपुट दी गई है, इसको वैल्यू क्या दी गई है, इनपुट दी गई है। ठीक है। अब यहाँ देखो, कहाँ गया? अब इस ऑब्जेक्ट को खोलता हूँ, इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ रही है, एक नेम की आ रही है। अब देखो, अगर मैं जो यहाँ पर प्रॉप बना रहा था, यानी कि प्रॉप का कुछ इस तरह ऑब्जेक्ट बना है, और उसके अंदर जो मैंने डेटा पास किया था उसका नाम क्या रखा था, नेम रखा था। प्रॉपर्टी का नाम क्या रखा था, नेम, और उसकी वैल्यू क्या रखी थी, तैयब रखी थी। तो कुछ इस तरह से तो आ रहा है, ये देखो। सिमिलरली आप इसको जज कर सकते हो, इसी तरह बना है। अब अगर देखो, टिपिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर मुझे प्रॉप्स के ऑब्जेक्ट में से नेम वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या लिखूंगा, प्रॉप्स डॉट मेंबर एक्सेसर यूज करूंगा ना, प्रॉप्स डॉट, यानी प्रॉप्स के अंदर जो नेम रखा है वो क्या कर दो, एक्सेस कर दो मुझे। अच्छा, इस डॉट को क्या कहते हैं? मेंबर एक्सेसर कहते हैं। जो आप ऑब्जेक्ट के अंदर ये प्रॉपर्टीज बनाते हो ना, क्या बनाते हो, प्रॉपर्टीज, ये कहलाते हैं ऑब्जेक्ट के मेंबर्स। और इनको एक ऑब्जेक्ट में से एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट के पीछे, सॉरी, आगे लगाना पड़ता है मेंबर एक्सेसर। मैं कह रहा हूँ प्रॉप, मुझे तुम्हें एक, तुम्हारा मुझे एक मेंबर चाहिए जिसका नाम क्या है, नेम है, उसकी वैल्यू चाहिए। अब देखो प्रॉप्स में नेम की आ रही है, आ रही है। अच्छा देखो, अगर मैं यहाँ पर प्रॉप्स डॉट नेम लिखूं, क्या लिखूं, प्रॉप्स डॉट नेम लिखूं, तो यहाँ देखो आपके पास क्या आ रहा है, अनडिफाइंड, क्योंकि हमने नेम में डबल ही लिखा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ देखो क्या आ गया, देखिए आ गया। अगर यही पूरी चीज उठाकर प्रॉप्स डॉट नेम मैं यहाँ लिख दूं तो ये भी मिल रहा है ना, यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है। मुझे प्रॉप्स डॉट नेम से क्या मिल रहा है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, लेकिन मुझे प्रॉप वाला नेम पास करना है, तो मैं ये पूरी चीज उठा के यहाँ प्रिंट नहीं कर सकता? कर सकते हैं। अच्छा, JS6 के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखनी है, क्या करेंगे, सबसे पहले तैयब को रिमूव करूंगा, यहाँ से कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, कर्ली ब्रैकेट, और जो प्रॉप्स डॉट नेम है वो मैं पास कर दूंगा कहाँ पर, और ये कंसोल डॉट लॉग में यहाँ से रिमूव कर दूंगा। अब देखो फ्लो समझो, मैंने यहाँ पर जब अपने कंपोनेंट को कॉल किया, रेंडर किया, क्या किया, किस में रेंडर किया, ऐप में। मैंने कहा जो ग्रिड के अंदर जो भी आपके पास फंक्शनैलिटी रखी हुई है, जो भी कुछ रखा हुआ है ग्रिड के फंक्शन में, वो एग्जीक्यूट कर दो। लेकिन एग्जीक्यूट करते हुए मैंने उसे एक की पास की, एक प्रॉपर्टी पास की, क्या पास की, मैंने उसे एक इनपुट दिया, क्या इनपुट दिया, एक इनपुट दिया नेम नाम से, किस नाम से, और उस नेम के अंदर वैल्यू क्या है, ये जो ये कंपोनेंट, ग्रिड कंपोनेंट रिसीव करेगा एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जिसका नाम क्या रखते हैं हम, प्रॉप्स। अब प्रॉप्स के अंदर जितना भी डेटा आप यहां से पास करोगे वो कहाँ रिसीव होगा, प्रॉप्स के ऑब्जेक्ट के अंदर, और इस तरह से आप उसे निकाल के प्रिंट करवा सकते हो। आओ चेक करो, देखो हेलो तैयब अभी भी आ रहा है, आ रहा है। अच्छा, इसको दोबारा कॉल करते हैं, इसको डुप्लीकेट किया, यहाँ पर कर दिया मैंने रयान, क्या कर दिया। अब देखो, अब आपके पास नेम में क्या सेट होगा जब ये कॉल होगा, रयान, और प्रॉप्स के अंदर जो नेम की होगी उसमें क्या सेट होगा अब, तो यहाँ क्या प्रिंट होगा, रयान। एक कंपोनेंट को रीयूज करके मल्टीपल आउटपुट जनरेट करवाए। ठीक है। अच्छा, इसका मैप बनाते हैं अब थोड़ा सा। मेरे पास एक कंपोनेंट है ऐप डॉट जे सिक्स, कौन सा कंपोनेंट है, ऐप डॉट जे सिक्स। ठीक है।
ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर मेरे पास क्या कॉल हो रहा है, ग्रीट कॉल हो रहा है। ग्रीट को मैं रेंडर कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ग्रीट का फंक्शन चल जाओ। ग्रीट के फंक्शन में क्या रखा हुआ है, हेलो रयान हेलो तैयब। क्या रखा हुआ है, हेलो रयान हेलो तैयब, ठीक है। ऐप डॉट जेएसएक्स से उसके बराबर में आपके पास रखा हुआ है ग्रीट, ठीक है। यहाँ पर भी इसकी हेडिंग लगा देते हैं सर, ग्रीट डॉट जेएसएक्स, ठीक है। इसको गौर से समझना दोबारा। ग्रीट डॉट जेएसएक्स रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो ऐप के अंदर मैंने क्या किया, ऐप के अंदर मैंने कॉल लगाई ग्रीट की, क्या लगाई, कॉल लगाई ग्रीट की, ठीक है। अब आपने ऐप में पहले रखा हुआ था सिर्फ हेलो तैयब, यानी कि ग्रीट को मैं जितनी दफा चलाऊंगा हर दफा क्या आएगा, हेलो तैयब आएगा। अब आप चाह रहे हो कि सर मैं इस फंक्शन यानी इस कंपोनेंट को बनाना चाह रहा हूँ डायनेमिक, यानी पैरामीटराइज बनाना चाह रहा हूँ। अब पैरामीटराइज नहीं कहते इसको, कहते हैं हम प्रॉप्स। क्या कहते हैं, प्रॉप्स के जो है ना आपके पास टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं हम इसमें। अब आप क्या करते हो, जब आप फंक्शन को रेंडर कर रहे हो, फंक्शन को रेंडर करते हुए आप एक एट्रीब्यूट की तरह इसमें पैरामीटर्स यानी आर्ग्यूमेंट्स पास करते हो। क्या पास करते हो, आर्ग्यूमेंट्स। और पैरामीटर का नाम भी देखो हम यहीं पर रख रहे हैं, आर्ग्यूमेंट की वैल्यू भी हम यहीं पर दे रहे हो, पैरामीटर का नाम भी हम यहीं पर रख रहे हैं। देखो जैसे हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में कर रहे थे, पैरामीटर का नाम हम यहाँ सेट कर रहे थे और वैल्यू कहाँ दे रहे थे, कॉल करते हुए, लेकिन इसमें हम एट्रीब्यूट की तरह देंगे। अब यहाँ मैंने क्या किया कि मैंने एक की बना दी नेम नाम से, और उसकी वैल्यू मैंने असाइन कर दी तैयब। क्या असाइन कर दी, तैयब असाइन कर दी। अब जब आपने तैयब वैल्यू उसको असाइन करी, तो आपके पास ये जो वैल्यू है नेम की, ये जाएगी कहाँ उठ के, ये ड्रॉ क्यों नहीं कर रहा, ये जाएगी कहाँ, किसको मिलेगी, ग्रिड को। अब ग्रिड के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनेगा प्रॉप्स नाम से, किस नाम से, प्रॉप्स नाम से, और उसके अंदर ये एज अ की वैल्यू पेयर यानी नेम की बनेगी कॉलन, और उसकी वैल्यू किसमें, प्रॉप्स में, जिसको मैं प्रॉप्स के ऑब्जेक्ट से निकाल सकता हूँ, ठीक है। अभी तो डी स्ट्रक्चरिंग नहीं पढ़ाई इनको, पढ़ी है तुमने, ठीक है। इस तरह से आप कंपोनेंट्स में डेटा पास करते हो। अब देखो एक नैप बार बनाऊंगा, एक नैप बार बनाऊंगा, उसके अंदर मैं तीन चार ऐसी चीजें रख दूंगा, लिंक वन, लिंक टू, लिंक थ्री। जो जिस नैप बार में जो लिंक भेजना है उसे वहां रिसीव किया और प्रिंट करा दिया। बात समझ आ रही है, सिनेरियो समझ आया अब, कि अगर मुझे एक नैप बार में अलग लिंक्स दिखाने और एक नैप बार में अलग दिखाने, कैसे करूंगा, प्रॉप्स के जरिए। वैसे एरे भी पास करते वक्त तो, अच्छा प्रॉप्स में हम लोगों ने सिंगल वैल्यू पास करी है ना, यहाँ पर देखो सिंगल, हमने प्रॉपर्टी में सिंगल स्ट्रिंग पास किया है। आप चाहो तो यहाँ पर पूरा का पूरा डेटा भेज दो बच्चे का, यहाँ पर आप एरे भेज दो, क्या भेज सकते हो, पूरा का पूरा एरे, ठीक है। इससे आपका डेटा स्ट्रांग हो जाता है। या आप ऑब्जेक्ट भेज सकते हो, आपने कहा एक ऑब्जेक्ट हो जाए, ठीक है। इस तरह आपने एक ऑब्जेक्ट भेजा, उसके अंदर आपने एक नेम की भेज दी, ठीक है, लेकिन पहले से ऑब्जेक्ट जा रहे हैं तो उसको भेजने की जरूरत, हाँ आपको मल्टीपल डेटा भेजना हो एक साथ पैक करके, तो फिर आप इसका यूज करोगे। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो आप प्रॉपर्टीज के अंदर यानी आर्ग्यूमेंट्स में कुछ भी भेज सकते हो। बात समझ आ गई, अगली क्लास, ठीक है। नेम पास किया मैंने कहा ग्रिड डॉट जेएसएक्स में, जो रिसीव हुआ कहा इस प्रॉप्स ऑब्जेक्ट के अंदर, यहाँ प्रॉप्स लिखोगे तो रिसीव होगा। जितनी भी चीजें पास करोगे इससे, अब देखो यहाँ मैंने नेम लिखा है ना, ठीक है, मैंने यहाँ नेम लिखा था तैयब, ठीक है। मैं एक और बना सकता हूँ, मैंने कहा एज, ये एज नहीं, मैंने कहा हाइट कर दो, ठीक है। मैंने कहा हाइट आप कर दो 5'8" कर दो, कितनी कर दो, 5'8". अब मैंने दो पैरामीटर्स यानी दो प्रॉपर्टीज पास की, कितनी प्रॉपर्टीज पास की हैं, दो, यानी कि प्रॉप्स में मुझे दो कीज मिलेंगी, कितनी कीज मिलेंगी। अब नेम के साथ साथ इधर की बनी हुई होगी किसकी, हाइट की भी, और उसकी वैल्यू क्या होगी, 5 और 6। बात समझ आती है, सॉरी 8, ठीक है। वो आएगा कॉन्सेप्ट, वो बेसिकली हम अलग फाइल के अंदर रख के भेजते हैं, फिर उसे यहाँ पर तुम एरेस को भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, वो आएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। हाँ अगली क्लास में ये आपने प्रॉपरली इसको सही से पढ़ना है, रिवीजन करना है, ठीक है। इसको पक्का कर लेना है बार बार वीडियो देख के। अगली क्लास में मैं एप्लीकेशन बनाना शुरू करूंगा, डिजाइन बनाना शुरू करूंगा, ठीक है। अच्छा एक छोटी सी मिसाल कर लेते हैं यहाँ पर, ये आप बना रहे हो कंपोनेंट्स, ठीक है। आप कंपोनेंट्स क्या होते हैं, पीस ऑफ यूआई होते हैं। अब पीस ऑफ यूआई में नैप बार आ गया, एक पीस हो गया, आपके पूरे पेज का एक पीस हो गया,
स्लाइडर हो गया, कार्ड हो गया, वो सब आप किस में बना रहे होगे, कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर किस में बना रहे होगे। ठीक है। और सोर्स के अंदर आप एक और आप फोल्डर बनाओगे जिसका नाम आप रखोगे पेजेस। क्या नाम रखोगे, पेजेस। अब कंपोनेंट्स तो नैप बार फुटर ही हो गए, पेजेस, होम पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज, इनके भी क्या बनेंगे, कंपोनेंट्स बनेंगे जिनको हम पेजेस के फोल्डर के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं कंपोनेंट बनाता हूँ होम डॉट जेएसएक्स नाम से, किस नाम से, RAFCE, होम का बन गया। मैंने कहा कि एम्प्टी फ्रेगमेंट H1, दिस इज होम पेज, क्या रख दिया मैंने, दिस इज होम पेज। अब आपने जो कंपोनेंट्स के अंदर नैप बार बनाया होगा वो आप इससे ऊपर कॉल कर दोगे, और जो आपने फुटर बनाया होगा वो आप इसके नीचे कॉल कर दोगे, और आप पेज की बॉडी सिर्फ पेज के फोल्डर के अंदर, फाइल के अंदर रखोगे। समझ आया। ठीक है। जो मैंने नैप बार का कंपोनेंट बनाया था, मैं अब उसका कोड पूरा इसमें नहीं रखूंगा, क्योंकि होम पेज पे मुझे नैप बार चाहिए, होम पेज पे नैप बार चाहिए होगा, होम पेज पे फुटर भी चाहिए होगा। ठीक है। लेकिन मैं पूरा कोड उसका एचटीएमएल लाके इसमें नहीं रखूंगा, मैं कंपोनेंट के अंदर एक फाइल बना दूंगा नेटबार डॉट जेएसएक्स, और सिर्फ नेटबार का कोड उसमें रख दूंगा, और H1 के ऊपर मैं नेटबार कॉल कर दूंगा तो नेटबार का कोड H1 के ऊपर आ जाएगा, और इसके नीचे कॉल कर दूंगा तो इसके नीचे फुटर का आ जाएगा। आओ करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने ग्रीड के अलावा एक फाइल बना देता हूँ, नेटबार डॉट जेएसएक्स, सिंपल, बहुत आसान रखते हुए। मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करता, मैंने यहाँ पर सिर्फ H1 कर दिया इसको, और क्या लिखा हुआ है, नेवर, और एक कंपोनेंट मैं यहाँ पर बना देता हूँ फुटर नाम से, किस नाम से, फुटर डॉट RAFC ई, एंटर किया, और यहाँ पर मैंने H1 लगा दिया। H1 लगाने के बाद मैंने यहाँ लिख दिया फुटर। ठीक है। अब देखो, आपको होम को रेंडर कराना है कहाँ, ऐप में। आपको होम पेज कहाँ दिखाना है, ऐप में। तो यहाँ से ये सब हटा देते हैं, अब ग्रिड व्रिड का काम खत्म हो गया, ग्रिड हटा देते हैं। मैं ऐप के अंदर रेंडर कर रहा हूँ किसको, होम को। किसको रेंडर करा दिया, सर होम को रेंडर करा दिया किसमें, ऐप में। अब होम के अंदर जो होगा वो ऐप में रेंडर होगा। अब होम में क्या रखा हुआ है सर, सिर्फ रखा हुआ है दिस इज होम पेज। अब मैं चाहता हूँ होम के अंदर नैप बार भी और फुटर भी हो, तो मैं होम से ऊपर क्या रेंडर करा दूंगा, नैप बार का कोड इंपोर्ट हो गया ऊपर, और इससे नीचे में क्या रेंडर करा दूंगा, फुटर, और बीच में आपके पास क्या जा रही है, आपके होम पेज की बॉडी का कोड जा रहा है। किसका कोड जा रहा है, सिर्फ होम पेज की बॉडी का कोड। यानी कि मैं पेजेस को रेंडर कराऊंगा ऐप डॉट जेएसएक्स में डायरेक्टली कंपोनेंट्स को। अब मैं कंपोनेंट्स को यूज करूंगा पेजेस में, और पेजेस को रेंडर कराऊंगा कहां पर, ऐप डॉट, क्योंकि मुझे ऐप डॉट जेएसएक्स में पूरा पेज चाहिए, मुझे एक नैप बार नहीं चाहिए। बात समझ आ रही है। ठीक है। अब यहाँ देखो आपके पास, जैसे ही मैं यहाँ के रिफ्रेश करता हूँ, कहाँ गया, तो आप यहाँ देखो कि आपके पास नैप बार आ रहा है, उसके बीच में क्या आ रहा है, होम पेज और फुटर आ रहा है, जबकि तीनों का कोड अलग अलग कंपोनेंट्स में मैंने रखा है। बात समझ आ रही, इसकी रियूजेबिलिटी बढ़ जाती है। समझ आया। ठीक है। इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट पेजेस बनाएंगे, और इस तरह से हम कॉल करते रहेंगे। वैसे एक बात है कि नैपबार और फुटर तो हर पेज पे रिपीट हो रहा है सर, हर पेज पे रिपीट होगा ना, कोई ऐसा पेज नहीं होगा जिस पे रिपीट ना हो। ठीक है। तो क्या हम जो ये ऐप रेंडर कर रहे हैं मेन डॉट जेएसएक्स में, ये जो ऐप रेंडर कर रहे हैं, ठीक है, क्या रेंडर कर रहे हैं हम, क्या मैं इससे ऊपर नैपबार और फुटर कॉल नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ भाई, ऐप के अंदर पेजेस की बॉडीज आएंगी, और हमेशा उसके ऊपर नैपबार रहेगा और नीचे फुटर, ऐसे भी आप कर सकते हो। जहां चाहो, जिस तरह सोचना चाहो, इसके अंदर इतना आसान है, कहीं भी कंपोनेंट कॉल करो वहां उसका कोड आ जाएगा। बात समझ आ रही है? बस आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ कॉल करवाना चाहते हो, कहाँ कोड लेके आना चाहते हो। ये क्या कहलाता है, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर कहलाता है। कंपोनेंट क्या होता है, अ पीस ऑफ यूआई, जिसको हम रिएक्टर में फंक्शन कहते हैं, किसी कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। ठीक है। वो फंक्शन के अंदर हमेशा आप जेएसएक्स को रिटर्न करते हो, अगर आपको जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो आप इधर लिखते हो, है। ठीक है। कैपिटलाइज ही रखना है। रिएक्ट के जो कंपोनेंट्स का फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल रहेगा, नेमिंग कन्वेंशन में मसला। सेम रखो तो बेटर है, अलग भी रख सकते हो, सेम रखो तो बेटर है। ये रिएक्ट यूज करने के लिए, इसको हटा भी दोगे तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। ये बन गया आपकी एक एप्लीकेशन। नैपा लगा के दिखाऊं व्हाट्सएप का, लगा दे, कर दे। नहीं, वो उसके लिए मुझे एरे पास करना पड़ेगा, वो एक एक करके पास करूंगा, इतनी लिंक्स अगली क्लास में करेंगे, वो मैप भी करना पड़ेगा फिर उसे। बात समझ रहे हो, तो अभी इनके बस में नहीं है।
अच्छा, अब हम यूज करेंगे बूटस्ट्रैप। वैसे तो रिएक्ट की अपनी बूटस्ट्रैप है, जिसमें रिएक्ट इस तरह के कंपोनेंट्स आपको पहले से बना के देता है, फंक्शनल बेस्ड। नैपबार का फंक्शनल बेस्ड आपको बना के देता है, जिसका नाम है रिएक्ट बूटस्ट्रैप। क्या नाम है? ठीक है, बूटस्ट्रैप वालों ने रिएक्ट बूटस्ट्रैप भी बना रखी है। इसमें वही सेम कंपोनेंट्स हैं, वैसे ही दिखेंगे, लेकिन इसमें रिएक्ट के कोड मिलेगा आपको। किसका कोड मिलेगा? रिएक्ट का। लेकिन ये यूज करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसमें जो ये प्रॉपर्टीज पास करते हैं उसके नाम याद करना, ये सारी चीजें थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर मैं इसके कंपोनेंट्स दिखाऊं, तो देखो अकॉर्डियन का कंपोनेंट इस तरह है। आप जो देखते हो अकॉर्डियन का कंपोनेंट, वो कुछ उस तरह से होता है। यहाँ देखो, जैसे मैं अलर्ट्स देखूं, तो अलर्ट का कोड कुछ इस तरह से आपको नजर आ रहा है, ये देखो। ठीक है। अगर आप यहाँ पर नैप बार्स देखोगे, तो नैप बार का कोड आपको कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। ठीक है। तो हम नॉर्मल बूटस्ट्रैप भी यूज कर सकते हैं इसके साथ, लेकिन यूज क्या करनी चाहिए? रिएक्ट बूटस्ट्रैप। ठीक है। तो नॉर्मल बूटस्ट्रैप हमें यूज करनी है। बूटस्ट्रैप पे चलते हैं। बूटस्ट्रैप को चलाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सीडीएनस। ये डाउनलोड करके लिंक लगा लो। ठीक है। अच्छा, अब सीडीएन हमें यहाँ उठाने। ये मेरे पास कौन सी सीडीएन है? बूटस्ट्रैप का। ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर हर कंपोनेंट को बूटस्ट्रैप का लिंक मिल जाएगा? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल। क्योंकि सारा कोड एंड में कहाँ रहा है, तो वहां पर उसको मिल जाएगा। तो अगर मैं सिर्फ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में बूटस्ट्रैप का लिंक लगा दूं, तो सर एचटीएमएल के वाले झंझट से भी बच गया कि हर फाइल के अंदर बूटस्ट्रैप लगानी है। बात समझ आई? नहीं, अलग अलग करनी होगी तो कार्ड की सीएसएस अलग करोगे, उसके अलग करोगे। नहीं, सीएसएस को उसमें रखो, सोर्स कोड अलग रखो ना अपना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास जावास्क्रिप्ट का लिंक है। जावास्क्रिप्ट का लिंक हमने यहाँ से उठाया और फिर हमने कर दिया यहाँ पर पेस्ट नीचे। है ना? तो मैंने जब सीडीएन यहाँ लगा दिए, सारी एप्लीकेशन रेंडर आके इसी फाइल में हो रही है, तो सबको सीडीएन अपने आप मिल जाएगा, मुझे और कहीं लिंक लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैं कहीं पर भी बूटस्ट्रैप यूज करूंगा तो मेरा बूटस्ट्रैप चलेगा। अच्छा, ग्रिड मुझे नहीं चाहिए, ग्रिड मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है। नैपबार डॉट जेएसएक्स में नैपबार पूरा डिलीट किया, फिर से चलाएंगे आर ए एफ सी ई। ठीक है, आर एफ सी चलाने के बाद हम रिटर्न के अंदर एक एम्प्टी फ्रेगमेंट बनाएंगे और यहाँ पर लाके रखेंगे अब अपना नैपबार का कोड। अच्छा, अब आएंगे यहाँ पर थोड़े से इश्यूज, जो जेएसएक्स के रूल्स हैं। जेएसएक्स के थोड़े बहुत रूल्स मैंने आपको बताया। जेएसएक्स में आप डायरेक्ट लूप्स, जो फॉर का लूप होता है, वाइल का लूप, ये नहीं चला सकते आप। डायरेक्टली वेरिएबल नहीं बना सकते आप। डायरेक्टली एरेज वगैरह क्रिएट नहीं कर सकते। तो आपने आके यहाँ पर जो है ना, कुछ रूल्स हैं। अब यहाँ पर मैं कोड कॉपी करूंगा, दिखना एरर्स आएंगे। यहाँ पर मैं नैपबार का कोड कॉपी करता हूँ। नैप बार का कोड पे किया, और नैप बार के कोड पे जाने के बाद मैंने नैप बार का कोड किया, ऐसे कॉपी ऐसे ही करते हैं, और मैंने कहा रख दूंगा एम्प्टी फ्रेगमेंट के बीच में। रख दिया। अब यहाँ आ रहे एरर। ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कंपोनेंट दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? क्लास बेस्ड और फंक्शनल बेस्ड। अब फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बनाने के लिए फंक्शन का कीवर्ड यूज होगा। इसी तरह क्लास बेस्ड कंपोनेंट जब बनता है, जो हमने अभी नहीं देखा, उसमें क्लास का कीवर्ड यूज होता है। कौन सा कीवर्ड यूज होता है? क्लास का। तो ये जो आप क्लास एट्रीब्यूट यूज करो ना, ये उसके साथ कॉन्फ्लिक्शन करता है। तो यहां पर आपके पास रिएक्ट में क्लास एट्रीब्यूट नहीं होता, इसकी जगह हम लिखते हैं क्लास नेम। कैमल केस में क्या लिखते हैं? क्लास नेम। क्लास की जगह क्या लिखते हैं? क्लास नेम। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा फीचर है, बस एट्रीब्यूट का नाम चेंज है। यहाँ पर रिएक्ट में क्लास का एट्रीब्यूट का नाम क्या है? क्लास नेम। हाँ, उसमें उसने क्लास नेम ही बूटस्ट्रैप डिफाइन की हुई है। हम रिएक्ट बूटस्ट्रैप थोड़ी यूज कर रहे हैं, सिंपल वाली कर रहे हैं। रिएक्ट बूटस्ट्रैप में तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। अच्छा, अब देखो सर, ये इतने सारे क्लास नेम है, मैं यही करता रहूंगा। अब यहाँ पर आपने दबाना है कंट्रोल एफ। क्या दबाओगे? और यहाँ लिखोगे फाइंड करो क्लास इक्वल्स टू। क्या फाइंड करो? क्लास इक्वल्स टू। और यहाँ एरो दबाओगे ना, तो आपको पूछेगा कि इसको रिप्लेस किससे करूं। यहाँ लिख दो क्लास एन कैपिटल के साथ। किसके साथ? एन कैपिटल इक्वल्स टू। क्लास इक्वल्स टू को रिमूव करो किसके साथ? क्लास नेम के साथ। ये आपके पास ऑप्शन है रिप्लेस ऑल का, दूसरा वाला। ये रिप्लेस एक एक करके करेगा, और ये रिप्लेस एक साथ कर देगा। ऑल के देखो सारे क्लास नेम होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इमेज का टैग जब एचटीएमएल में लगाते हैं, तो उसमें सिर्फ एंगुलर ब्रैकेट्स लगाते हैं, कोई भी क्लोजिंग टैग या स्लैश नहीं होता उसमें। रिएक्ट में सेल्फ क्लोजिंग टैग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। रिएक्ट कहता है जो सेल्फ क्लोजिंग टैग है, जैसे देखो यहाँ पर एचआर का टैग लगा हुआ है, एचआर का टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, उसके अंदर कोई भी स्लैश वगैरह नहीं आता। तो रिएक्ट कहता है जो सेल्फ क्लोजिंग टैग है एचटीएमएल के, उसके आखिर में आप इस तरह फॉरवर्ड स्लैश लगा के उसे क्लोज करोगे। रिएक्ट में सेल्फ क्लोजिंग टैग्स का कोई कॉन्सेप्ट। ये दूसरा रूल। पहला रूल जेएसएक्स का, क्लास को क्या करोगे? क्लास नेम। और दूसरा, जितने भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इमेज, एचआर, बीआर, इन सबके आखिर में आपने स्लैश लगा के इनको बंद करना है ना? ये आपके पास जेएसएक्स का रूल है।
अच्छा, यहाँ पर अगर इमेज वगैरह होती है उसमें भी एरर आ रहा था, वो भी चेंज करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक और है कि अगर आपको दिखे, यहाँ पर नहीं है फिलहाल, एक एट्रीब्यूट होता है लेबल में, फॉर। कौन सा एट्रीब्यूट होता है? फॉर का। अब आपके पास, हम लोग रिएक्ट में क्लास को लिखते हैं, क्लास नेम क्या लिखते हैं? क्लास नेम। ठीक है, सेल्फ क्लोजिंग टैग्स नहीं होते तो हम कुछ इस तरह से क्लोज को टैग्स करते हैं, जो हमारे सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो फॉर का एट्रीब्यूट होता है ना लेबल के अंदर, फॉर भी आपके पास एक रिजर्व कीवर्ड है इसके अंदर। ठीक है, तो फॉर की जगह हम यूज करते हैं HTML फॉर। क्या यूज करते हैं? HTML फॉर। फॉर की जगह आप क्या यूज करते हो? HTML फॉर। इसमें लिख के दिखा देता हूँ, इसमें आ जाएगा। HTML नहीं, इसमें नहीं आ रहा, लेबल लगाते हैं, एक सेकेंड। ये देखो, इसने खुद क्या क्या लगा के दिया है? देखो, खुद ही लगा के दी है J6 ने, उसने फॉर लगा के। जबकि नॉर्मल HTML में आपको क्या मिलता है यहाँ पर? फॉर का एट्रीब्यूट मिलता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखता है? HTML फॉर। ठीक है, तो ये चेंजेस है कुछ J6 के अंदर, और भी चेंजेस होंगी तो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा। अच्छा, अब नैवबार हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया, ये एक्सपोर्ट भी हो रहा है। इसे इंपोर्ट क्या करना है? होम पेज के अंदर इंपोर्ट हुआ हुआ है। आओ चेक करते हैं, नजर आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक हो गया। ठीक है, अब देखो, इस नैवबार को जितनी दफा डुप्लीकेट करूंगा उतनी दफा आएगा। हाँ, समझ आ रही? अच्छा, अब यहाँ देखो, आपके पास नैप बार है, नैप बार के अंदर आपके पास टॉप पर जाओगे तो आपके पास यहाँ पर लोगो की जगह नैप बार ब्रांड में नैप बार लिखा होता है, जो ये लिखा हुआ। मैं चाहता हूँ तीन अलग अलग लोगों के नाम आए। क्या है? तीन अलग अलग लोगों के नाम आए। तो मैं होम में जाऊंगा और यहाँ पर जाके क्या पास करूंगा? एक प्रॉपर्टी पास करूंगा जो प्रॉप्स में रिसीव करूंगा। तो यहाँ पर मैंने एक नेम पास कर दिया। क्या पास कर दिया? अच्छा, नेम आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो। कोई और कीवर्ड बताओ। अकाउंट रख देते हैं, कुछ भी। आप इस प्रॉपर्टी का नाम कुछ भी रख सकते हो, ऐसा नहीं कि प्री डिफाइंड है। मैंने अकाउंट नाम से कुछ रख दिया। ठीक है, अकाउंट में मैंने पहले पास कर दिया भाई तैयब का अकाउंट है। ठीक है, अब यहाँ पर अकाउंट रिसीव होगा कहाँ पर? नैप बार के प्रॉप्स में। तो यहाँ पर इसके राउंड ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? प्रॉप्स। ये एक ऑब्जेक्ट होगा जिसमें किस की मौजूद होगी? किसकी? अकाउंट की मौजूद होगी। किसकी की मौजूद होगी? अकाउंट की। नैप बार के अंदर गए, नैप बार के अंदर जाने के बाद अब प्रॉप्स का डेटा मुझे पास करना है यहाँ, तो यहाँ क्या लिखूंगा? नैप बार को मिटाऊंगा, क्या लिखूंगा? करली ब्रैकेट्स। और मैंने कहा प्रॉप्स जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक की है अकाउंट नाम की, उसका डेटा लाके यहाँ पर रख दो। तो ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ गए हम होम डॉट जेएसएक्स के अंदर, इसको डुप्लीकेट किया, यहाँ हमने कर दिया रयान। एक और डुप्लीकेट किया, यहाँ कर दिया मैंने यूनुस। यहाँ पर है, रिफ्रेश करा। एक ही नैप बार को मैंने तीन अलग अलग डेटा पास करके काम कर लिया। इस तरह लिंक भी चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब मुझे बार बार कोड लिखना, पहले तो हम जावास्क्रिप्ट का कोड रीयूज कर रहे थे, अब तो हम HTML को भी रीयूज कर रहे हैं। बात समझ आ रही? तो इसको जिनको समझ नहीं आया, एक दफा और, दो तीन दफा और वीडियो देखोगे समझ आ जाएगा। पिछली भी रिवाइज करना। ठीक है, क्योंकि होता है कि मैंने भी सीखी थी तो शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन इसको आपने इन्हीं दिनों में कवर करना है। ठीक है, सबके पास कॉन्टेस्ट अजम की वो मौजूद है, SRS। ठीक है, उसके अंदर नैपबार फुटर मौजूद था, आपने बनाया है, आपके पास वो कोड मौजूद होगा। ठीक है, वो कोड नैपबार फुटर का और एक होम पेज इंप्लीमेंट करके देखना, प्रैक्टिस करने के बाद कोशिश करना, कोड कॉपी पेस्ट ही तो करना होगा। ठीक है, बस CSS को क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अच्छा, बॉयलर प्लेट के साथ कोड नहीं करना, बॉडी के अंदर जो होना वो रखना। बॉयलर प्लेट तो क्योंकि HTML में लगी हुई है। ठीक है, बॉयलर प्लेट कॉपी पेस्ट नहीं होगी। ठीक है, बस जो कंपोनेंट बना रहे हो उसके बॉडी के अंदर का कोड आप कॉपी पेस्ट करके इसमें रख रहे होगे। डन है? ठीक है, इस तरह से मैं अपनी चीजों को, अपने कंपोनेंट्स को डायनेमिक बना सकता हूँ यूजिंग प्रॉप्स। यूजिंग प्रॉप्स। सही है, मत समझ आया?